चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद पीडीएफ भी दिखा करके हम आपको बता देंगे कि क्या क्या आपको याद रखना है और इतिहास में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस किस टॉपिक पे आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है, प्रश्न की जो प्रकृति होती है सामान्यतः मॉडरेट टू टफ होते जा रहा है हर एक कंपटीशन, तो उसको देखते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए। रटे रटाए प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आधारित पूछे जाएंगे और उससे क्रिएट किया हुआ रहता है। जो थ्योरी पढ़ाएंगे उसी से क्रिएट कर देगा, नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये नहीं पहले क्या था कि एसपीडी पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, डायरेक्ट सेम टू सेम ऑप्शन सहित मिल जाते थे। क्योंकि जो एग्जाम में सेट होता था क्वेश्चन, यही सब बुक से जो एग्जाम सेटर भी जो था क्वेश्चन सेट कर देता था। लेकिन अब सब रिसर्च कर रहा है कि कैसे स्टूडेंट कम से कम स्कोर कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा वो कि रटे रटाए प्रश्न ना दे करके उसमें से कुछ अलग प्रकृति का प्रश्न उसी से क्रिएट करके आपको दे देगा, कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसी को कांस्ययुगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब कहेंगे कि सभ्यता क्या होता है, बार बार शब्द हम बोलते हैं सभ्यता। ठीक है, तो सभ्यता के अंतर्गत हम लोग किसी कालखंड के भौतिक अवस्थिति के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक अवस्थिति के रूप में आप वहाँ का सामाजिक स्थिति देख सकते हैं, आप वहाँ की राजनीतिक स्थिति देख सकते हैं, वहाँ का आप स्थापत्य देख सकते हैं, जो भवन है उसको देख सकते हैं। यानी फिजिकल जितनी भी चीज आप देखते हैं वो सभ्यता का ही पार्ट होता है। जैसे अभी हमारी जो सभ्यता है, इस सभ्यता में हम लोग फुल पैंट शर्ट पहन रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो फुल पैंट शर्ट नहीं पहना करते थे। हो सकता है उससे भी पहले वो शुरुआत में नग्न अवस्था में रहते होंगे, फिर उन्होंने पेड़ के छाल को अपना ड्रेस बनाया होगा, आगे चल करके जानवरों के खाल को बनाया होगा। इस तरीका से अभी आते आते आप जींस टी शर्ट पे आ गए। सिंपल सा मोबाइल का एग्जांपल ले सकते हैं। कभी आपका टेलीफोन हुआ करता था, ऐसे ऐसे नंबर जो लगाता है, मूवी वगैरह में देखते हो नहीं, आप लोग उसको मूवी में ही देख सकते हैं। तो वह एक अलग समय था, वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब कैसा मोबाइल आ गया, आप देख ही रहे हैं कि सारी फैसिलिटी उसी में आ गया। तो इतिहास में हम लोग वही चीज तो पढ़ते हैं, अतीत के बारे में पढ़ते हैं, और किसी भी वस्तु का हो चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, वर्तमान उसके इतिहास पे ही डिपेंडेंट है। आप मैट्रिक इंटर किए तब तो अभी कंपटीशन पढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति जो है, जो स्टूडेंट मैट्रिक छोड़ के दिया या एग्जाम में फेल कर गया, वो आता है पढ़ने के लिए मेरे पास? वो चाह के भी आएगा? नहीं आएगा ना। तो आपका इतिहास है कि आपको वो यहाँ तक ले आया, चूंकि आप उधर से सफल हुए होते आए तब यहाँ पहुंचे, और आगे भी आपको सफलता की कामना है और आगे आपकी महत्वाकांक्षा है कि हम भी एक सरकारी सेवक बने, सरकारी जॉब में जाएं, जिससे आपका सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो। मेन उद्देश्य तो यही है। पैसा कमाने के लिए तो आप गोलगप्पा का दुकान भी खोल के 25-30 हज़ार कमा लीजिए, उतना सब कमाते हैं, और उतना ही रुपया एक ग्रुप डी के जो कर्मचारी उनको भी मिलता है, 30,000 रुपया, 25 से 30 के बीच में। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा के स्वरूप पे आप देखेंगे तो क्या ग्रुप डी का तुलना वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यह एक सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी आप पढ़ते हैं कि आपको एक अच्छा सरकारी जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग सभ्यता का अर्थ पढ़ेंगे कि सभ्यता के अंतर्गत हम लोग वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। जब यही शब्द संस्कृति लिखा रहे कि हमारी संस्कृति क्या है कि बड़ों का आदर करना, हमारी संस्कृति क्या है, कोई नए अतिथि आते तो पैर छू के प्रणाम करना, क्या यह संस्कृति सभी जगह है? क्या सभी जगह नमस्ते लोग करते हैं एक दूसरे को? नहीं करते हैं। यह संस्कार है जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है। ठीक है, तो संस्कृति के रूप में हम लोग मेन रूप से जब धार्मिक पहलू को ऐड कर देते हैं धार्मिक रूप से, तब वो संस्कृति का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब कहिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कब की सभ्यता है? तो पिछले क्लास में हमने बोला था कि 2500 से लगभग 1750 ईस्वी पूर्व की यह सभ्यता, ये अनुमानित है
इसका कोई गारंटी नहीं है। इसी 100-200 साल, कई कई किताब में 2200 से भी रहेगा लिखा हुआ, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। कई किताब में तो आप देखिएगा 2500 से सीधे 1500 ईस्वी पूर्व कर देगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, तो वो भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं है। ठीक है, चूंकि जो इतिहास का समय निर्धारण होता है वो कार्बन डेटिंग पद्धति से होता है। अब कहिएगा कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है? कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन के जो होते हैं समस्थानिक होते हैं, जैसे C12, फिर आपका क्या हो गए C40, ठीक है। लेकिन परमाणु संख्या इसका क्या होता है? 6 ही होगा। कार्बन का परमाणु संख्या 6 ही होता है, ठीक है। स्थान तो इसका सेम है, लेकिन भार क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे भार 12 और 14 है, तो C12 किसी भी पदार्थ का सेम ही रहेगा, हर हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन C14 जो होता है वो घट जाता है समय के अनुसार। अगर कोई वस्तु अगर है, कपड़ा ले लीजिए या कोई कागज का टुकड़ा ले लीजिए या कूट ले लीजिए या मोबाइल ले लीजिए, चलिए मोबाइल ही ले लेते हैं, तो क्या होगा कि अगर यह मिट्टी के अंदर दबा रहेगा तो धीरे धीरे कोई भी वस्तु का मैक्सिमम पार्ट उसमें कार्बन ही रहता है, ठीक है। और कार्बन क्या होगा? धीरे धीरे क्षय होगा। जैसे ये लकड़ी है, लकड़ी भी तो कार्बन ही है ना। कार्बन किससे बनता है? कोयला किससे बनता है? लाखों वर्षों वर्ष पहले जो हमारे जो पृथ्वी पे पेड़ पौधे थे वो नीचे दब गए और कालांतर में वही जो है कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए, यही होता है ना। तो कार्बन जो है, तो वही कार्बन के आधार पे पता चल जाता है कि यह कितना वर्ष पहले हुआ होगा। तो जब खुदाई अंग्रेज लोग खास करके जब उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में, देखिए बात को समझिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। जैसे ये भारत है, पहले हम भारत का मैप बना, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत का मैप बन गया, तो ये जो क्षेत्र था, ये पाकिस्तान है, क्या है? पाकिस्तान है। मैप पे देखिएगा वैसे लिखेगा, उसके ऊपर जो है आपका अफगानिस्तान है, उधर आपका इराक, ईरान, ठीक है, ये सब देश है, ठीक। तो इस तरीका से आपका मैप है। और ये जो सभ्यता है वो इसी एरिया का, पाकिस्तान से लेकर के भारत तक चली गई, ठीक है। और यह सभ्यता इसी तरीका से आपका क्षेत्र में फैला हुआ था। और इसका सर्वमान्य काल 2500 से 1750, कई जगह 2300 भी लिखा रहे, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया 100-200 साल का अंतर हो सकता है, क्योंकि इसका निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कार्बन 14 पद्धति आप समझ गए। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इतिहास में काल का निर्धारण के बारे में पढ़ रहे हैं, और यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, सबसे पुराना सभ्यता है, और वह हमारी सभ्यता है, भारतीय लोगों की सभ्यता है। इसीलिए इतिहास में यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो इतिहास है वो बहुत गौरवमयी इतिहास है। जब यूरोपियन देश ठीक से खाना भी नहीं सीखा था, ठीक है, तब हम लोग इतना डेवलप हो चुके थे कि पक्के ईंट के मकान में रह रहे थे, जबकि वहाँ पे घास फूस का भी मकान नहीं हुआ करता। और आज देखिए उल्टा हो गया। आज तक हम लोग जो है खोपड़ी और उसमें रह ही रहे हैं। बिहार में तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा संख्या में खोपड़ी का घर, नहीं, लेकिन यूरोप में आपको नहीं मिलेगा। तो हम जितने प्राचीन समय में डेवलप थे, आज उतने डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे सिंधु घाटी सभ्यता, तो विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। कहिएगा कि कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही क्यों विकसित होती है? उसके पीछे कई रीजन है। जितना भी आप बड़ा बड़ा महानगर देखिएगा वो सब नदी या समुद्र के किनारे बसा हुआ हो। तेघड़ा भी आपका एक महानगर ही नहीं है, छोटा सा नगर है थोड़ा सा, जो भी है तो नदी के किनारे ही है ना, गंगा नदी के किनारे है। पटना देख लीजिए, गंगा नदी के किनारे है। भागलपुर देख लीजिए, गंगा नदी के किनारे है। मुंबई देख लीजिए, समुद्र के किनारे है, अरब सागर।
नहीं, उसी प्रकार से गुजरात देख लीजिए, कलकत्ता देख लीजिए, समुद्र के किनारे है। तो जितने महानगर बसे वो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे ही क्यों बसे? क्या रीजन था? तो सबसे पहला रीजन था कि उस समय पानी की उतनी व्यवस्था थी नहीं, चापाकल नहीं था कि चलाए पानी निकाले पी लिए। तो मैक्सिमम लोग पानी के लिए भी नदी, तालाब, पोखर पे डिपेंडेंट होते थे, वहीं का पानी ला करके वो पीते थे। उसके बाद स्नान करना होगा, उसके लिए भी नदी चाहिए। उसके बाद नदी के किनारे पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा करके वो जब वर्षा नहीं भी हो उस समय भी खेती कर सकते थे, पानी भर भर के ला करके अपना पटा दिए, खेती कर लिए। तो मैक्सिमम लोग जब सभ्यता की जब शुरुआत हुई तो नदी किनारे ही जा करके बसते थे। उसके बाद अभी के तरह तो NH था नहीं, नेशनल हाईवे, उठाए साइकिल चल दिए, साइकिल ही नहीं था। तो लोगों को आवागमन करने के लिए भी नदी सबसे अच्छा मार्ग था। नाव के माध्यम से लोग बहुत दूरी तक तय कर लेते थे, जो कि वह स्थल मार्ग से नहीं कर सकते थे। इस कारण से मैक्सिमम लोग जो भी व्यापार करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए गए तो नदी के किनारे जाकर के ही बसना शुरू किया। जब नदी के किनारे बसेंगे तो धीरे धीरे वो डेवलप करेंगे अपनी सभ्यता, अब यहीं से सभ्यता उनका विकास करने लगेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर कोई पूछे सरमान काल, तो 2500 से 1750 या 2300 से भी रहे तो उसको गलत नहीं करना, कोई एक ही ऑप्शन देगा, आपको फंसाएगा नहीं जानबूझ के। यहाँ पे अगर कोई प्रश्न देगा तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि आप गलत बना लें, क्योंकि उसका आंसर दोनों होगा। अगर दोनों दे दिया ऑप्शन तो बाद में देखिएगा कि उस पर क्या होगा कि वह क्वेश्चन या तो डिलीट हो जाएगा या तो सबको मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा वो कोई भी क्वेश्चन सेटर विवाद नहीं चाहता है, तो कोई एक ही ऑप्शन देगा उस पीरियड का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1921 ईस्वी। और किसके द्वारा हुआ? दयाराम, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए, एक अब कहिएगा इसका नाम हड़प्पा क्यों रखा गया? सिंधु घाटी भी नाम है, कांस्य युगीन भी है, क्योंकि हमने बताया था इससे पहले का युग था कांसा का युग। 3000 ईस्वी पूर्व का युग कौन सा था? 3000 ईस्वी पूर्व का युग कौन सा था? कांसे का युग, तांबे का युग, तांबे का युग था। 3000 ईस्वी पूर्व कौन सा युग था? तांबे का युग था। और उसके बाद मनुष्य ने एक नया धातु बनाया था, वो था कांसा। कौन सा धातु बनाया था? कांसा। तांबे और टीन का मिश्रण, तांबे और टीन। कई बार केमिस्ट्री में भी यह प्रश्न पूछ देगा कि कांसा किसका मिश्रण है, किन दो धातुओं का? तो तांबा और टीन का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? तांबा। दूसरा धातु कौन है? कांसा। तांबा और टीन मिला के क्या बनाया? कांसा। क्योंकि तांबे का जब हथियार बनाता था ना, कुल्हाड़ी बनाएगा तांबे का, तो पेड़ काट पाएगा? नहीं काटेगा। तो हथियार वगैरह, चूंकि उस समय उसको औजार बनाने थे, तो वो मुलायम धातु है। तांबा क्या? मृदुल धातु है। उसको अगर ठीक से पटका जाए तो टेढ़ा हो जाएगा नहीं। तो जो उस समय के मानव थे उनको दिक्कत होता था, हथियार नहीं बना पाते, तो उसने खोजा एक और धातु, टीन मिलाया तो देखा वो कड़ा हो गया, थोड़ा सा कड़ा हो गया, तो कांसा। और यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के लोग कांसे धातु का ही प्रयोग कर रहे थे, कांसे धातु का ही औजार बनाते थे, कांसा का ही आपका बर्तन बनाने लगे, ठीक है। तो जिस काल में जिस धातु का औजार बनाया जाता था उसके नाम पे भी इतिहास में उस कालखंड का नाम पड़ा है। इससे पहले जैसे हम लोग पढ़े हैं पाषाण का, पाषाण मतलब होता है पत्थर। जब मनुष्य पत्थर का औजार बनाता था चीर फाड़ करने के लिए, नहीं, पत्थर का ही सब कुछ होता था, तो उसको हमने पाषाण काल के अंतर्गत रखा। फिर हमने धातु युग के रूप में ताम्र युग पढ़ा। 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास कौन सा युग आया? ताम्र युग। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर पूछेगा कि मनुष्य ने किस धातु की खोज की प्रथम? तांबा। कब था? तो 3000 ईस्वी। उसके बाद मनुष्य ने 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास किसका खोज कर लिया? कांसा का। और चूंकि कांसा का ही सब औजार बनाए जाने लगे, कांसा का ही बर्तन बनाए जाने लगे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व चला, उसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब कहिएगा कि फिर हड़प्पा प्रथम शहर था जिसको खोजा गया। जब
उस क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, इधर इस क्षेत्र में, ठीक है, अभी पाकिस्तान में है हड़प्पा, ठीक है, इस क्षेत्र में जब वहां पर रेलवे का विकास किया जा रहा था, आपको पता होगा कि भारत में रेलवे का विकास 1853 में डलहौजी ने शुरुआत किया था, तो वो एकाएक तो पूरे भारत में आया नहीं होगा, धीरे धीरे पटरी बिछाने का कार्यक्रम जारी होगा, विकास का कार्य हो रहा था। उसी दौरान देखा गया कि हड़प्पा जो शहर है जहाँ पे, उसके बगल में भी पटरी बिछाए जा रहे थे। तो वह जब एक रंग किया जा रहा था, समतल किया जा रहा था, तो बहुत सारे ईंट निकलने लगे अंदर से। तो अंग्रेज अधिकारी यह सूचना पुरातत्वविद को दिया, वो लोग तो बहुत जानकार होता है ना, समझ गया कि कुछ ना कुछ है यहाँ पे, यानी ईंट मिल रहा है, इसका मतलब कि ये वीरान जगह पे ईंट क्यों मिल रहा है, इसका मतलब कभी ना कभी कोई लोग यहाँ पे रहते होंगे। जब अच्छे से उसका खुदाई हुआ पुरातत्वविद के द्वारा, तो पूरा का पूरा शहर निकला, अंदर में घर बनाए हुए थे, नालियां मिली, जगह जगह जो है स्नानागार भी मिला, ठीक है। तो इस तरीका से अन्न रखने के लिए अन्न भंडार भी मिला, जैसे गांव घर में कोठी उठी होता है ना रे, नहीं, उसी प्रकार से उस समय, यानी अंग्रेज को तो लग गया भाई ये तो हम लोगों से भी ज्यादा प्राचीनतम सभ्यता है यहाँ की लोग, यहाँ के लोग तो बहुत डेवलप थे। तब जब ढंग से शहर की खुदाई हुई अच्छे से, तो पूरा एक व्यवस्थित शहर निकला अंदर से। जो मकान थी बहुमंजिले थे, 1 मंजिल 2 मंजिल का भी मिला, 3 मंजिल का, ठीक है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काट रही थी, आगे विशेषता बताएंगे। तो उनको अचंभित किया और उस पर वो रिसर्च करने लगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम वह व्यक्ति कौन था जो खोजा था उस जगह को, तो उस व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी, और वह 1921 ईस्वी में खोजा, ठीक है। अब इतिहासकार जो भी थे, पुरातत्वविदों में हलचल का विषय बन गया कि वो पहले क्या बोलते थे कि यह जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता जो है, हमारे सभ्यता से बहुत नीचा है, यहाँ के लोग मतलब असभ्य हैं, इस तरीका से वो प्रयोग करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा और उन्होंने जब कार्बन डेटिंग से उसका काल निर्धारण किया, जब यूरोप का विकास भी नहीं हुआ था, जब वहां पे सभ्यता शुरुआत भी नहीं हुआ था, उससे पहले यह सभ्यता खत्म भी हो चुकी थी। यूरोप का इतिहास तो 1000 ईस्वी पूर्व से शुरुआत ही होता है, और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं 2500 ईस्वी, ठीक है। यूरोप का इतिहास शुरुआत होता है 1000 ईस्वी पूर्व से, उससे पहले कोई घटना वहां पे घटित नहीं हुआ, और हम लोग 2500 पहले की घटना पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो ज्ञान दे दिए थे 600 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध ने, नहीं, आगे अभी घटना घटित होगा सारा। तो कहने का अर्थ है कि 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा जगह खोजा गया, हड़प्पा स्थल का नाम है, इसीलिए पूरा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। और इतिहास में मानना है कि जो स्थल का पहले खोज होगा, उसी के नाम पे उस सभ्यता का नाम पड़ेगा, ठीक है। तो हड़प्पा क्यों पड़ा ये भी समझ गए। उसके बाद अब कहिएगा सिंधु क्यों पड़ा, ठीक है। देखो सिंधु नदी है, सिंधु क्या है, नदी। और जो हिंदू जो शब्द बना है ना, वो सिंधु से ही बना, और हिंदुस्तान भी सिंधु से ही हिंदुस्तान बना। चूंकि जो अरबी लोग थे, ठीक है, वो स्व को हो पढ़ते थे, स्व को क्या पढ़ते थे, हो, लिखते भी हो ही थे, वहां स्व नाम का कोई शब्द था ही नहीं। तो जब सिंधु से वो हो गया हिंदू, और हिंदू से हिंदू, और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। तो इस नदी के कारण ही आज हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान है। और हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं था, बल्कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का नाम था, क्योंकि उस समय तो कोई धर्म बना ही नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख। अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे, कोई धर्म ही नहीं था। धर्म विहीन संस्कृति है, धर्म तो बाद में आया। क्या लगता है, धर्म ने आपको बनाया, ईश्वर ने आपको बनाया कि आपने ईश्वर को बनाया, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि आपने ईश्वर को बनाया या ईश्वर ने आपको बनाया, तो क्या बोलिएगा। देखिए, अगर आप कल्पना करते हैं, ठीक है, पारलौकिक सोचते हैं, दूसरे लोक में जाने का अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो डर से भी बोलिएगा ईश्वर ने बनाया। लेकिन अगर तर्क लगाइएगा ना, अगर तार्किक रूप से सोचिएगा,
तो आप सोच सकते हैं कि आपने ईश्वर को बनाया। आप तो चलते फिरते कहीं पत्थर रख दे, 2-4 सिक्का फेंक दीजिए, लाल कपड़ा रख दीजिए, उसको भी भगवान बना दीजिए। तो आप ही बना रहे हैं ना। रेलवे ट्रैक से उठाइए, एक अच्छा सा पत्थर रख दीजिए, उस पर जो है फूल उल चढ़ा के रख दीजिए, 2-4 को सिक्का रख दीजिए, देखिए भर दिन में 100 रुपया वहाँ है कि नहीं है। नहीं, तो आपने तो भगवान बना दिया ना उसको, नहीं बना। तो कहने का अर्थ है कि तर्क से सोचिएगा तो मनुष्य ने ही ईश्वर को बनाया, मनुष्य ने ही धर्म को बनाया, आपको धर्म ने नहीं बनाया। अगर आपको धर्म ने बनाता तो वह प्राचीनतम समय में भी होता, जब आदि मानव थे तो उनके पास भी धर्म होता, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कोई धर्म ही नहीं है। ठीक है, कहीं उसका जिक्र ही नहीं है। तो सभ्यता धीरे धीरे हमारा जो उस क्षेत्र में जो लोग रहते थे, सिंधु स्व को ह पढ़ा गया और ह से हिंदू हुआ, और हिंदू जो है कोई धर्म नहीं था, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले, जैसे आपको बिहारी बोलते हैं, बिहारी से क्या पता आप ईसाई हैं, सिख हैं, क्या है, किस जाति के हैं, किस कास्ट के हैं, पता चलता है। उसी प्रकार से हिंदू से कुछ भी पता नहीं चलता था किस जाति का, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। आगे आकर के इन्होंने सनातन धर्म को ही अपनाया, और बाद में सनातन धर्म ही हिंदू धर्म के रूप में कहा जाने लगा। ठीक है, तो इतिहास आपका जो है वो समझने के लिए हर एक टर्म को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंधु नाम इसलिए इस सभ्यता का पड़ा। देखिए, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ सिंधु नदी ही है, यहाँ पे केवल सिंधु नदी नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में सिंधु के साथ साथ, अब कहिएगा हड़प्पा शहर सिंधु नदी के किनारे नहीं था। हड़प्पा शहर जो है वह रावी नदी के तट पर था। ये प्रश्न कई बार पूछता है, और लोग क्या करते, सिंधु मार देते, क्योंकि उनको लगता है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहते, इसका मतलब क्या है कि सिंधु ही हड़प्पा होगा, सिंधु नदी के किनारे। लेकिन गलत हो जाएगा, आपका जो ये दिमाग है ये वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। और मोहनजोदड़ो एक मूवी आया था ऋतिक रोशन का, आप लोग को पता होगा, नहीं देखे होंगे तो कभी यहीं पे दिखा देंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो बोलता कहिया दिखाइए दिखा देंगे कभी। मोहनजोदड़ो मूवी देखो, मूवी अच्छे अगर आप देखते हैं तो उससे भी आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे एक बोस मूवी है तो पूरा आप आधुनिक इतिहास, एक गांधी मूवी है, एक बोस मूवी है, अगर अलेक्जेंडर पूरा मूवी है सिकंदर, आप देखिए उसका पूरा टर्म समझाया गया है, कैसे सिकंदर वहां से चला, अच्छे से आप जानकारी ले लीजिए। इतिहास तो रोचक सब्जेक्ट, इसको पढ़ाने वाला गलत आदमी मिल जाएगा तो आपको देगा पूरा सत्यानाश कर, लेकिन अगर आपको ढंग से पढ़ाया जाए तो इतिहास एक बार में आपको पूरा याद ही हो जाएगा। कैसा भी प्रश्न पूछेगा, तुक्का भी मारिएगा, सटीक जाएगा। हम लोग बीपीएससी में बैठते तो उसमें इतिहास का प्रश्न एक भी गलत नहीं होता, तुक्का भी मारेंगे ना तब भी सही जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पे अगर आप पढ़िएगा तो सारा कुछ सही होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। तो मोहनजोदड़ो जो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी में। तो सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान, और सिंधु नदी मोहनजोदड़ो शहर जो था, और ये सारे हड़प्पा सभ्यता के ही शहर थे। ठीक है, तो चूंकि देखो एक मेन नदी है सिंधु नदी, उसके साथ में आपका रावी भी है, चेनाब भी है जो आके मिला है। जैसे गंगा नदी लीजिए, गंगा में आकर के कोसी भी मिलता है, गंडक भी मिल जाता है, सोन भी आके मिल जाता है, नहीं उधर से घाघरा आती है वो भी मिल जाती है, लेकिन मेन नदी क्या है? गंगा ही है ना, सब आके मिल गया। उधर से बूढ़ी गंडक भी आ जाता है। कई बार गंडक और बूढ़ी गंडक में आप लोग कंफ्यूज हो जाते, दोनों अलग अलग नदी है, जान लो दोनों एक नदी नहीं है। गंडक और बूढ़ी गंडक अलग अलग नदी है। कमला है, बागमती है, बलान है, नहीं उत्तर बिहार की नदी में कोसी नदी है, महानंदा है। ठीक है, ये सब नदी उत्तर बिहार की नदी है, और ये सब आके कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी। तो मेन नदी गंगा ही है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे चेनाब हो, झेलम हो, रावी हो, ये सब आकर के किसमें मिल, चाहे आपका सतलज हो, चाहे आपका व्यास नदी हो, ये सब आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है।
और मेन नदी यहाँ पे सिंधु नदी है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि इन क्षेत्रों में, इन नदियों के किनारे भी जो शहर बसे, वो सबके जब खुदाई हुआ, धीरे धीरे हुआ, कभी 1921 में, फिर 1922 में, 1956, अभी भी होता है, अभी भी रिसर्च चल ही रहा है। हरियाणा का राखी गढ़ी का एक बड़ा क्षेत्र अभी भी मिला है, पिछले साल मिला है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ऐसा नहीं कि पुरातत्वविद जो है आज भी खोज रहे कहाँ उसके अवशेष, तो आज भी निकलता है। धौलावीरा है, लोथल गुजरात में निकला, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में मांडा निकला। अभी चौहद्दी बताएंगे इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार से दिल्ली तक के बीच की दूरी कम तो नहीं है, इतना बड़ा सभ्यता था, कोई छोटा मोटा सभ्यता नहीं था ये, ठीक है, बहुत विशाल क्षेत्र में था। और पूरा यहाँ का जो ईंट मिला ना, सबका एक ही साइज था। आपके घर का ईंट निकालेंगे उसका साइज देखिएगा, और 10 किलोमीटर बेगूसराय के बाद उधर जाकर के किसी घर का ईंट का साइज निकालेंगे, क्या लगता है आपको, डिफरेंट निकलेगा? डिफरेंट होगा? थोड़ा बहुत का होगा, नहीं, वो नाम अलग अलग होगा, सब चिमनी का नाम अलग अलग होगा, साइज सबका वही होगा। एक मानक बनाया गया है, तो सभी लोग चूंकि उसी ईंट का साइज का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जहां जहां मिलेगा उस तरह का, तो वो सेम समय का सेम सभ्यता कहलाएगा, ठीक है। और उसी आधार पे जो है ये सारे जो नदी के किनारे जो शहर बसे हुए थे, चाहे लोथल हो, चाहे आपका धौलावीरा हो, चाहे आपका कालीबंगा हो, चाहे आपका राखी घाटी हो, चाहे आलमगीरपुर है यूपी में, हंडन नदी के किनारे वो हो, तो सबके जो मकान मिले, जो स्ट्रक्चर मिला, मिलता जुलता मिला, इसीलिए सबको मिला जुला करके हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। थोड़ा सा हम इसको दिखाते हैं आपको, सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से आप लोग समझिएगा। हमने इसको अच्छे से लिख दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यही है आपका हड़प्पा सभ्यता का नोट्स आपको मिल जाएगा। अब इसकी सबसे पहले हम चौहद्दी, इसी तरीका का हमने आकृति बनाया था, हमने पूरा भारत बनाया और इसलिए केवल पाकिस्तान और जो है भारत को बनाया, ये दिख रहा है ना आकृति, ठीक है। चलिए, तो इसको अब हम समझाने का प्रयास करते हैं चित्र के माध्यम से, और आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका मेन नदी, सबसे पहले चौहद्दी देखेंगे तो अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सा था, तो उत्तर में कौन सा था, जैसे ये आपको बताया, जब भी मैप रहेगा तो ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां साइड पूरब और बायां साइड क्या रहेगा, पश्चिम। उत्तर में क्या है, मांडा, और मांडा जो था वो जम्मू कश्मीर में था। कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर। मांडा जगह कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। यानी अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा था चौहद्दी में, तो मांडा, जम्मू कश्मीर। अगर पूछे आपका पूरब का छोर कौन सा था, तो आलमगीरपुर। पूरब में क्या था, आलमगीरपुर, और वो यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। उसके बाद आपका दक्षिण में ताप्ती नदी के किनारे दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दक्षिण का चौहद्दी कहाँ तक था, दैमाबाद, महाराष्ट्र। पश्चिम कहाँ, सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान है, पाकिस्तान बलूचिस्तान आपने नाम सुना होगा, ठीक है। सुतकांगेडोर कहाँ है, पाकिस्तान में है अभी, वो आपका पश्चिम था इसका चौहद्दी। और ये जो नदी आपको दिख रहा है, ये आपका सिंधु नदी है, और यहीं पे रावी, सतलज, चेनाब जो भी है सब इसी में मिल रहा है। तो इसीलिए इस कारण से ही इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अब देखो, हम लोग मेन रूप से जो शहर पढ़ेंगे, सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ देखो पाकिस्तान में ही। अब देखो मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में ही है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है, सब पाकिस्तान में चल गया, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला वो कहाँ है, पाकिस्तान में है वर्तमान में। उसी के बगल में आपका चौहंदरो था, मोहनजोदड़ो के बगल में चौहंदरो, वहां पे मेन रूप से लिपस्टिक कर मिला, पाउडर, लिपस्टिक, काजल, जो हाँ फाउंडेशन और सब मिल गया था। तो चौहंदरो जो है वो भी आपका पाकिस्तान में। अब सब सोच सकते हैं कि वह सभ्यता कितना आगे था, कि पक्के ईंट का मकान था, हर एक घर में शौचालय था, यानी पानी निकासी सिस्टम भी था, सड़कें भी समकोण पर एक दूसरे को काट रही थी, ठीक है। यानी और भी उसके लोगों की भी विषय, खिलौना और भी बहुत सारा निकला,
साथ साथ पाउडर लिपस्टिक सब निकला, यानी वो लोग कितने विकसित अवस्था में पहुंच चुके थे। ठीक है, उसके बाद देखिए बालाकोट में तो अभी स्ट्राइक किया था ना भारत, पाकिस्तान में ही है। सुतकांगे डोर देखिए यहाँ पे, धौलावीरा एक ऐसा शहर जो 3 भागों में बटा हुआ था, आगे बताएंगे उसका जब शहर की विशेषता अभी बताएंगे तब। तो ये सब जो शहर है ये सब के बारे में भी हम लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है उसको हम तेजी से, क्योंकि हमने आपको यह चीज समझा दिया है, बस उसको हमने भाषा दे दिया है। बाकी अगर आप एक बार समझ लेंगे तो कभी सिंधु घाटी या कोई भी इतिहास का कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं आए, चाहे वह कितना भी रिसर्च करके क्वेश्चन क्यों ना पूछ दे। ठीक है, आप जरूर सही कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, जिसका विकास भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ। यह भाग कौन सा है आपको बताए थे ना, तो यह भाग में हुआ, तो यानी ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो कौन सा भाग हो गया, पश्चिमोत्तर भाग हो गया। वही चीज अगर पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत के किस भाग में हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, पश्चिमोत्तर भारत में हुआ। ठीक है, क्योंकि उस समय मानवों के द्वारा कांसा धातु का प्रयोग औजारों के निर्माण में किया जाता था। अभी हमने बताया औजार क्या चीज के थे, कांसा के, इसीलिए उसको क्या कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता भी का। जितना हमने बोला है वही चीज लिखा, ये हमारे द्वारा लिखा गया है। हड़प्पा सभ्यता बहुत जल्द हमारा बुक भी आएगा। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, देख ही रहे होंगे त्रिभुजाकार है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख भी बोल सकते हैं, या आपको याद रहता है तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अगर एग्जैक्ट ऐसे पूछेगा नहीं, 13 लाख याद रखिएगा, ऐसे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 400 कम है, पुरा देंगे 13 लाख राउंड फिगर। क्योंकि इसका क्षेत्र सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे बसे थे, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी यह जाना जाता है। समझ गए, कोई दिक्कत भी यहां तक। अब देखते हैं इस क्षेत्र में बसे 7 मेन रूप से जो 7 सैंधव क्षेत्र हैं उसके बारे में आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, और ये क्षेत्र कौन कौन सा है और वहां क्या क्या मिले हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे यहां से ही आपके एग्जाम में आप अप टू यूपीएससी लेवल तक अगर आप बैठते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछता है, इससे ज्यादा किसी किताब में लिखा हुआ भी नहीं। डायरेक्ट मेंस में तो डायरेक्ट पूछता था सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को लिखिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला शहर क्या है आपका, हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में क्षेत्र है साहिवाल जिला, और किस देश में पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। इसका खोज दयाराम साहनी ने किया, और कब किया, 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। और क्या क्या विशेषता है, ये अति महत्वपूर्ण, यही पूछता है। पूछेगा क्या कि कांसे की गाड़ी कहां से मिला, पूछ देगा मछुआरे का चित्र, शंख का बैल कहां से मिला, कांसे का दर्पण कहां से मिला। अब इतना जब पढ़ के जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये सब सारा हड़प्पा से ही मिला है। कहां से मिला है, हड़प्पा से। कांसे का दर्पण, तांबे का दर्पण, ऐनक, उस समय शीशा उसा नहीं था। शंख का बैल, शंख का बनाया हुआ बैल। मछुआरे का चित्र, वो रिसर्च का विषय, कैसे बनाया होगा वो तो अब जो बनाया होगा वही जानता होगा। कांसे की गाड़ी। अच्छा, पुराने जमाने में लोग को अपना मुंह देखना होता होगा तो कैसे देखता होगा, पानी में देख लेता होगा। इतना तो समझ लगा लिया दिमाग। इसी प्रकार से वह दिमाग लगाया होगा, बहुत उसको चिकना करके किसी तरीका से बनाया होगा, कुछ तो दिखेगा। जैसे आप बर्तन उर्तन में भी तो थोड़ा बहुत चेहरा देख लेते हैं, थाली को ऐसे कीजिए नहीं दिखेगा, तो उसमें अगर हम चमक उसमें मौजूद कर दे तो वो कुछ ना कुछ तो हल्का फल्का, लोटा वोटा में पानी पीजिएगा तब भी आपका चेहरा दिख जाएगा, लोटा दिखता है ले। तो भले उसका आकृति अलग होगा, बेडोल होगा, लेकिन दिखेगा जरूर। गौर किया कि नहीं, हाँ, गाल फूल जाता लगता है। जैसे इमोजी बनाते हो ना, अभी जो ऐप पे बनाते हो वो पहले ही लोटा वोटा में दिख जाता है। जो अभी आपका ऐप बना है उसी प्रकार की आकृति गौर कीजिएगा, थाली उली मुंह नजदीक कीजिएगा वैसा ही दिखेगा। तो हो सकता है उतना ज्यादा अभी रिसर्च मत करें, जितना पढ़ा रहे हैं वो सोचिएगा, तर्क लगाइएगा, तो सब कुछ आपको लगेगा कि हो सकता है, इसीलिए है। ठीक है,
अब कहिएगा अभी आप लोग के यहाँ अभी भी जो है कह सकते हैं स्विमिंग पूल अब जाकर के सुने कहीं कहीं जगह बन रहा है, और उस समय का लोग स्विमिंग पूल में नहा रहा है। देख रहे हैं विशाल स्नानागार है जहाँ जाके लोग स्नान कर रहे थे। अब सोचो ना कितना तरक्की किया था वो लोग। अब आ जाइए मोहनजोदड़ो। कौन सा शहर है? मोहनजोदड़ो। और यह लड़काना जिला कहाँ पे है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और इसका खोज रखालदास बनर्जी ने कब किया था? अगले साल 1922 ईस्वी में। और यह किस नदी के किनारे है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी, भूलिएगा नहीं। मोहनजोदड़ो सिंधु और हड़प्पा रावी। कंफ्यूज करेगा एग्जाम में आप, ठीक है? तो जहां जहां कंफ्यूजन होगा हम पहले ही आपको आगाह कर देंगे, आप इस प्रश्न में कंफ्यूजन में जा सकते हैं, ठीक है? तो हम जानते हैं कि कहां कहां स्टूडेंट गलत करता है, तो हम पहले ही आपको आगाह कर देंगे कि यह चीज पूछ सकता है और आप गलत करेंगे, पहले सुधर जी। आपका एग्जाम में जो है कहां पे गड़बड़ी आ सकता है। विशाल स्नानागार मिले, अभी स्नानागार भी अच्छे से बनाए हैं, डिजाइन किया हुआ है, दिखाएंगे। सभा भवन मिला जहां पे बैठ के बैठा कर होता था मीटिंग वूटिंग, जैसे अभी तुम लोग बैठे हो। अन्नागार मिला, अभी भी घर में अगर कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए, तो जहां खेती होता है तो हर एक घर में कोठी निकलेगा। अब तो मिट्टी वाला कोठी नहीं निकलेगा, लेकिन वो स्टील वाला जो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा? और शहर में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा कोठी? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? वहां के लोग खेती करता ही नहीं है, वो उतना ही खरीद के लाता है जितना वो एक सप्ताह में खा जाएगा। वो ला के जमा करेगा, गेहूं को रखेगा ला करके। तो अगर हमारे घर में अन्नागार मिल रहा है, इसका मतलब हम खेती से जुड़े हुए, और हम क्या कर रहे हैं, अनाज को उपजा रहे, खाने से ज्यादा अनाज हो रहा है, इसीलिए हम उसको कोठी में रख रहे, यानी इकोनॉमी सरप्लस है, खाने से ज्यादा उपजा रहे, ठीक है? तो ये सब अंदाजा लगाएगा। ये पूरा आद्य ऐतिहासिक काल है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका प्राग ऐतिहासिक काल, पहला चैप्टर में हमने यही बताया था, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, यानी ऐसी घटना जो हुई तो है, लिखा भी गया है। ऐसा नहीं है कि इन लोग को लिपि का ज्ञान नहीं था। जो आदमी, जो व्यक्ति इतना डेवलप हो गया, उसको लिखने नहीं आता था, लेकिन जो लिखा है उसको आज तक कोई पढ़ाई नहीं है। अगर हम ऐसे लिख दें, कोई पढ़ सकता है, कुछ उर्दू का शब्द लिखा गया होगा गलती से, अगर 2-3 बिंदु दे दिए तो वो अलग चीज लिखा जाएगा, हो सकता है मेरी, हमको भी नहीं पता हमने क्या लिखा है। लेकिन कुछ लोग अगर उर्दू जानते होंगे तो पढ़ सकते हैं, एले बे से जो भी हो, हमको नहीं पता अली बासी क्या करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो इस चीज को पढ़े हैं वो जिंदा रहेंगे, तभी इसको पढ़ेंगे। बाकी लोग पढ़ लीजिएगा, उस समय के जो भी आकृति मिली, इस तरीका का मछली का आकृति, ये सब इस तरीका से मिला है, ठीक है? ऐसा ऐसा चित्र ये सब जो है मिला है। अब इससे क्या पता चलेगा? अभी हम लोग जानते हैं कि है से, लेकिन ये है जो शब्द चिन्ह है वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिखता है। अब वो इसको क्या पढ़ते थे, क्या लिखे, तो वो उस समय के आदमी जिंदा ही नहीं है। कोई गलती से भी जीवित रह जाता तो पता चल जाता, या कोई उसको पढ़ लेता तो और भी चीज जानकारी मिलती, लेकिन दुर्भाग्य से उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। बहुत प्रयासरत है लेकिन पढ़ ही नहीं पाता है कि आखिर वो क्या लिखा गया, ठीक है? उसके बाद याद रखिएगा, तो अन्नागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहां मिला? जहां वो लोग जब धार्मिक कार्य करते होंगे तो डुबकी जाके ला। अभी भी हम लोग बिहार में छठ पूजा करते हैं, अगर नदी के किनारे नहीं है, पोखर के किनारे नहीं है, तालाब के किनारे नहीं है, तो घरों में बना करके ही उसी में करते हैं ना। तो ये लोग भी जब धार्मिक अनुष्ठान करते थे तो उसी पोखर तालाब में जा करके आसपास में करते थे, नहाना स्नान करना। चूंकि उसके चारों ओर कपड़े बदलने का भी छोटा छोटा कमरा भी मिला, इसका मतलब वो लोग वहां पे स्नान करते होंगे। खास करके धार्मिक अनुष्ठान में उन लोग को भी आस्था था, प्रकृति पूजा करते थे, सूर्य पूजा जैसे हो गया, धरती माता की पूजा, तो प्रकृति का पूजा वो लोग भी कर रहे थे। शुरुआत ही वहीं से हुआ। अब आ जाइए चौहंद्रो, ये तो बार बार मिलेगा, मन के बनाने का। अब यह मन का अब जाके फिर से ट्रेंड में आ रहा है। बड़ा बड़ा देखते होंगे, मोती उती का माला उला देखते होंगे, नहीं फैशन चला हुआ है। उसके बाद लिपस्टिक पाउडर, अगर श्रृंगार प्रसाधन का सामान पूछ दे
कुछ भी पूछ दे तो मार दीजिएगा चहुंद्रो। सिंधु घाटी सभ्यता में चहुंद्रो ही श्रृंगार प्रसाधन के लिए फेमस है। पाउडर मिला, काजल मिला, कुछ भी पूछ दे मार दीजिएगा, ठीक है। कहाँ मारिएगा? चहुंद्रो। लिपस्टिक तक लोग लगाते हैं। चलिए, लिपस्टिक मिला है, ठीक है, तो और श्रृंगार प्रसाधन बॉक्स भी मिला, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो अब ये सोचिए, और यह कहाँ पे है? यह भी अभी वर्तमान पाकिस्तान में ही है। अर्नेस्ट मेके, एनजी मजूमदार दोनों ने मिलकर खोजा है 1935 ईस्वी में, और यह सिंधु नदी के किनारे है। कौन सा जगह? चहुंद्रो और मोहनजोदड़ो नाम से दोनों टोन मिलता है ना रे। मोहनजोदड़ो और चहुंद्रो दोनों सिंधु में ही मारना जब भी पूछे, ठीक है। अब आ जाइए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये लोथल सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब बंदर रहता था तब, हाँ, जहाँ पे कई लोग सोचते हो बंदरगाह है मतलब बंदर बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं, ठीक है। वहां पे जहाज आता था, रुकता समुद्र के किनारे का, ऐसा अभी भी है ना विशाखापत्तनम या मुंबई पोर्ट, जहाँ पे समुद्री, अभी मैक्सिमम जो सामान आपका निर्यात होता है या इंपोर्ट होता है सब तो समुद्र के रास्ते से ही होता है। 80% जो आप प्रोडक्ट आप खरीदते हैं ना, वो समुद्र के रास्ते से ही विदेशों से आता है। वायुयान महंगा पड़ जाता है, छोटा मोटा सामान आता है, बाकी भारी भरकम सामान सारे क्या आते हैं, पोर्ट पे ही उतरेगा, ठीक है। तो उसी को बंदरगाह बोला जाता है। और अति प्राचीनतम बंदरगाह सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल ही है, जो कि कहां पर है? गुजरात में। VVI का स्क्वायर है। कितने बार प्रश्न पूछा है, कहना मुश्किल है, ठीक है। यह अहमदाबाद, आज देखो गुजरात सबसे विकसित राज्य में से एक है। आपके देश के माननीय प्रधानमंत्री भी उधर से ही नहीं। इसके पीछे कई रीजन है। इसके पीछे इन लोगों का व्यापारिक स्ट्रक्चर जो है, ऐतिहासिक, वो भी कारक है, क्योंकि इन लोगों ने पूरा इनकम कमाया विदेश में सप्लाई कर करके, और आज भी डेवलप है। तो सबसे ज्यादा अगर देश में कोई राज्य का तरक्की आप देखिएगा तो गुजरात ये सब में आगे आपको दिखेगा। उसके पीछे है कि प्राचीन समय से ही गुजरात के लोग व्यापार करते थे विदेशों में जाकर, और व्यापार में बहुत ज्यादा फायदा इनको होता था। तो आज भी वो कहीं ना कहीं फायदा दिखता है। और लुटाए कम लुटा इनको अंग्रेजों ने, सबसे ज्यादा लूटा बिहार बंगाल को, कंगाल कर दिया। आज भी बंगाल कंगाले हैं नहीं। रंगनाथ राव ने खोज किया लोथल का 1955-1962 में। यह प्रश्न भी पूछा जाएगा कि लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। लोथल शहर किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। गोदीबारा, हाथी दांत, अग्नि वेदिका, दिशा मापक, घोड़े की मृण्य मूर्तियां। मृण्य मतलब मिट्टी का मूर्ति। तुम लोग भी यहाँ पे देखता होगा कि जो कुम्हार है मिट्टी का चूल्हार बना करके बच्चों को खेलने के लिए, आप लोग बचपन में खेलते होंगे, या आप देखते होंगे जाता उता जो है बना करके बेचता है ना। नहीं देखा है तो यही नगर पंचायत के बगल में बेचता है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब अगर मिलेगा तो उससे पता चलेगा कि ये सब उस समय धीरे धीरे, तो अब कम लोग बच्चे खेलते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले वो सब ज्यादा लोग खेलते थे बच्चे लोग। तो वो कहीं ना कहीं अवशेष मिल ही जाएगा ना। आज भी आप देखिएगा कि घोड़ा चढ़ाया जाएगा, खास करके जब शादी विवाह का समय होगा तो पेड़ अड़ के नीचे 2-4 को घोड़ा वोड़ा देखिएगा, ब्रह्म बाबा स्थान और क्या बोलते हैं वहां पे दिखता है ना। तो अगर वह कभी खुदाई होगा तो वहां से निकलेगा, अवशेष ही निकले, लेकिन निकलेगा तो उसी प्रकार से जो मिट्टी का घोड़ा जो मिला वो आपको कहां पे मिला है? लोथल, गुजरात से मिला, ठीक है। कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ी, बेंगल। बेंगल सेलर आपने एक कहानी पढ़ा होगा बचपन में, नहीं पढ़ा है तो बंगा से याद रखिएगा चूड़ी। काले रंग की चूड़ियां मिली, इसीलिए इस जगह का नाम कालीबंगा पड़ा। काले रंग की चूड़ियों के कारण ही राजस्थान में पड़ता है यह जगह, घग्गर नदी के किनारे। और राजस्थान लिखा हुआ ना, हनुमानगढ़ राजस्थान भारत में पड़ता है कालीबंगा। ये भी गुजरात, ये भारत में है लोथल, कालीबंगा। अमलानंद घोष ने 1953 और 1962 में इसको खोजा गया है, घग्गर नदी के किनारे। सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जूते हुए खेत के साक्ष्य।
कहाँ मिला? कालीबंगा। कितने बार पूछा है एग्जाम में, कहना मुश्किल है। तो हमने बस उसी पॉइंट्स को यहाँ नोट्स में लिखा जो एग्जाम में पूछता है। बहुत हल्का सा मेरा नोट्स देखिएगा, अभी हम ग्रुप में भेजे भी होंगे। सिंपल शब्द में है, बहुत शॉर्टकट में है। उतना ही चीज हमने पढ़ाया है या बता रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे। फालतू कहानी कथा हमको पढ़ाने का है भी नहीं और उतना पूछता भी नहीं है। फालतू चीज पढ़ने से आवश्यकता, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। प्राचीन पढ़ना है आपको, मिडिवल पढ़ना है, मध्यकालीन, फिर मॉडर्न पढ़ना है। 3 इतिहास का पार्ट है, तो उतना आपको याद नहीं रहेगा। तो मेन चीज ही याद हो जाए वही काफी है। भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से मिला है, कालीबंगा से। चूड़ियां तो मिली ही, जिस कारण से कालीबंगा नाम ही पड़ा काली चूड़ियां। तो उम्मीद करते हैं यह पेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब 2 शहर बच गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन शहर बचा है। एक आपका है धौलावीरा, एक क्या है आपका धौलावीरा, और दूसरा शहर है आपका बनावली। तो इसको अच्छे से भी, इसको भी, क्योंकि 7 शहर के बारे में ही पूछेगा जब भी पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सबसे जरूरी है आप समझिए धौलावीरा। ये कहाँ पे है? धौलावीरा गुजरात में। और ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कितने बार पूछा गया कहना मुश्किल है। ठीक है, धौलावीरा की विशेषता क्या है? 2-3 चीजों के लिए जाना जाता है। सभी शहर 2 भागों में ही बटे हुए थे, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। ये शहर 3 भाग में बटा हुआ। कौन सा? धौलावीरा। और यह जल निकासी के लिए जाना जाता है। जो नालियां बनाई गई थी, पानी का निकासी सिस्टम, वो बेहतरीन था। यानी जल संग्रह करने का भी कुआं या ये सब जो मिला वो यही मिला धौलावीरा में। तो जल के मामले में, जल निकासी हो इसके मामले में या जल संग्रह के मामले में धौलावीरा सबसे प्रमुख शहर माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल निकासी या शहर को 3 भागों में किस शहर को बांटा गया था या बटा हुआ था? तो धौलावीरा। और यह गुजरात में, कच्छकारण गुजरात में एक जगह है जहां का गधा फेमस है, जंगली गधा। ठीक है, गुजरात में ही है। RS बिष्ट ने 1990-91 में खोज किया। ये मनहर और मानसर नदी के किनारे बसा हुआ। कौन? तो धौलावीरा, मनहर और मानसर नदी। अब आ जाते हैं बनावली, हिसार, हरियाणा जिला। RS बिष्ट ने ही खोज किया 1973 ईस्वी में। यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। सरस्वती नदी वर्तमान में लुप्त नदी है, सूख चुकी है, लेकिन वर्तमान सरकार में उसके द्वारा नहर बना करके उसको फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वैदिक सभ्यता में सबसे यदि कोई नदी पवित्र मानी जाती थी वह सरस्वती नदी। कौन सा नदी था? सरस्वती नदी। लेकिन समय अंतराल के बाद वो सूख गई थी अभी, लेकिन फिर से उसको जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है सरस्वती नदी को। और यहाँ पे जो मिला मिट्टी का हल, अब कहेगा मिट्टी का हल से जुताई होगा? नहीं होगा, वो खिलौना है। जैसे आपका जाता होता मिट्टी का बना हुआ रहता है, बच्चे का चूल्ही बना रहता है, नहीं, तो वो खिलौना है। तो आप खिलौना भी उसी तरीका, अभी मोबाइल भी बनाया जाता है मिट्टी का या प्लास्टिक का, चूंकि अभी खिलौना मैक्सिमम प्लास्टिक का बनने लगा। तो उसी प्रकार से जौ के दाने, जौ, मनुष्य ने अगर सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था? तो जौ और गेहूं। गेहूं का ही प्रजाति है जौ भी, जिससे मैदा बनता है। ठीक है, दोनों सेमे प्रजाति है। तो जौ और गेहूं मनुष्य ने सर्वप्रथम खाद्य पदार्थ को उपजाया था, तो वो था आपका जौ और गेहूं। ठीक है, तो इसके दाने मिले और मुहरे मिली। मुहरे भी कई प्रकार के थे, आयताकार भी मुहर था, गोलाकार भी मुहर था और बेलनाकार भी मुहर था। ठीक है, तो मुहरे खास करके ये लोग मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। जैसे एक जगह से सामान दूसरी जगह जाता था तो एक चिन्ह देते थे मुहर के माध्यम से। तो ये जो मिला आपको कहाँ मिला? बनावली, हरियाणा, हिसार जिला में। ठीक है, तो ये 7 शहर के बारे में हमने आपको चर्चा किया, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे आते हैं।
कुछ शहर एक दो और भी देखा गया है कि परीक्षा में पूछ दिया गया है, जैसे कोटदीरी जो कि सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ पे चित्रित मृदभांड मिले। मृदभांड मतलब मिट्टी का घड़ा बर्तन, मातृ देवी की मूर्तियां मिली। और इस समय यह समाज जो था मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था। और अभी आपका समाज कौन सा सत्तात्मक है? तो पितृसत्तात्मक है। समाज में पिता का ही महत्व है। आपका विवाह होता है यहाँ पे तो लड़कियां हैं वो लड़के के घर में जाती हैं, यानी पुरुष का ज्यादा वर्चस्व है समाज में। पितृसत्तात्मक है, लेकिन मातृसत्तात्मक में इसका उल्टा हो जाएगा। ब्रिटेन में चले जाइए, महारानी कौन बनती है? नहीं, हाँ एलिजाबेथ ही थी। अब जाकर के उसका, चूंकि उसकी बेटी नहीं थी तो अभी उसका बेटा जॉर्ज तृतीय या क्या नाम है, ठीक है, लेकिन मेन रूप से वह महारानी ही बना करती थी। तो मातृसत्तात्मक चूंकि देश है, ग्रैंड मदर का महत्व है यहाँ पे, ग्रैंड फादर का महत्व है, मैटरनल ग्रैंड मदर का महत्व है मातृसत्तात्मक देशों। कांसे की अंगूठियां कहां पे मिला? कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में है। मांडा में स्लेट मिला, ये कई बार पूछा है। सुरकोटदा में घोड़े के हड्डी मिले। अब देखो, ऐसे घोड़े के बारे में सिंधु घाटी के जन सामान्य लोगों को जानकारी नहीं था, लेकिन एक स्थल है जहां घोड़े की हड्डी मिली है। इसका मतलब है कि कहीं से उसको इंपोर्ट करके लाया गया होगा घोड़े को, ठीक है। जन सामान्य लोग, जैसे आप लोग भी बहुत सारे जानवर को नहीं देखे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ का आपस में, अगर शेर ही बोले तो शेर आप लोग जाके चिड़ियाखाना में ही देखे ना, जन सामान्य लोग देख पाएगा। उस समय तो चिड़ियाखाना या जू हुआ नहीं करता था, जो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो उस क्षेत्र में घोड़ा उस समय भारतीय महाद्वीप का जानवर नहीं है, ये सब उधर से आया, यूनान से आया, यूरोपियन देशों से घोड़ा आयात करके। एक ज्योग्राफी में पढ़िएगा, अश्व अक्षांश है, अश्व अक्षांश। उसको इसलिए कहा जाता है कि जब व्यापारी लोग उधर से घोड़ा लाते थे, अगर पानी समुद्र में जो है उनको लगा कि नाव चलने वाला नहीं, डूब जाएगा, तो चूंकि वह जो जगह था अश्व अक्षांश जो शायद 10 डिग्री या 5 डिग्री के आसपास है चैनल में, तो वहां पे क्या होता था कि डूबने की संभावना बहुत ज्यादा रहती थी जहाज, ठीक है। तो क्या करते थे, 30 या 35 डिग्री के बीच में है, या कंफर्म नहीं है, याद नहीं है हमको, हम आपको बता देंगे फिर, उसको अश्व अक्षांश कहा जाता है। उस बीच में जब जहाज आता था तो उसको डगमग की स्थिति आती थी, वो क्या करता था, जो घोड़ा उड़ा लाता था वही फेंक देता निकाल कर, जान बचाने के लिए। इसीलिए उसको अश्व अक्षांश नाम रखा गया। तो वो लोग घोड़ा भी ला करके यहाँ पे आकर के, चूंकि उस समय तो बड़े बड़े जहाज भी नहीं होते थे, हल्के जहाज छोटे छोटे होते थे, तो घोड़ा उड़ा जानते ही हो, 2-4 बार कूद गया अगर जहाज पे तो डगमग कर देगा। तो वो जान बचाने के लिए घोड़ा को ही फेंक करके अपना जान बचाते थे, इसीलिए अश्व अक्षांश कहा गया। तो वो लोग वहीं से आता था घोड़ा उड़ा, विदेशों से, भारत में फिर धीरे धीरे आ गया, ठीक है। जो प्राचीन समय में भारतीय लोग युद्ध में हारते थे, उसके भी पीछे यही रीजन हो गया। सिकंदर आया घोड़ा पर, और यहाँ का राजा हाथी से करता था। हाथी को इतना दिमाग नहीं होता, वो अपना आदमी को ही कुचल देगा, कभी युद्ध किया ही नहीं, मान लो हाथी, ठीक है। अब वो सामने वाला जो है दुश्मन है कि वह हमारा आदमी, उसको कैसे पता चलेगा बेचारा हाथी को? उसको तो बस ट्रेनिंग दिया गया है कि सामने वाले को चलना है, गलती से उसी का सेना आ गया सामने में, उसको भी काम तमाम करे। लेकिन घोड़ा समझदार होता है, घोड़ा अपने मालिक को पहचानता है, अपना आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। आप घोड़ा पे सवारी नहीं की, आप बैठिए तो आपको बैठने ही नहीं देगा, और जो उस पे सवारी किया है उसको देखिए वो कितना मजे से उसको उड़ाता है घोड़े को। तो कुछ जानवर चालाक होते हैं, समझदार होते हैं, और जानवरों का भी युद्ध होता था, हाथी घोड़े के बीच में भी युद्ध होता था, हाथी के बीच में, क्योंकि सिर्फ आदमी थोड़ी लड़ता था, घोड़ा भी अपना जो है रूप दिखाएगा तब तो। आप देखते महाराणा प्रताप घोड़ा उसका फेमस है, झांसी की रानी का घोड़ा फेमस है, नहीं तो इतिहास में जानवरों का भी महत्व है, उसकी महत्ता को हम कम क्यों कर सकते नहीं। चलिए, तो घोड़ा के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिखाई देते हैं। काल निर्धारण ये सब पहले हमने बता दिया आपको शुरू में ही। उसके बाद देखिए अब नगर नियोजन की विशेषता इसका क्या है कि यह 2 भागों में बटा हुआ था, एक ऊपरी किला, एक निचला भाग, ठीक है, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग, ठीक है।
तो खास करके जो पूर्वी टीला हुआ करता था उसमें जनसामान्य लोग रहते थे, और पश्चिमी का जो टीला होता था ऊंचे पे, अभी भी आप देखिएगा जो बड़े बड़े लोग होंगे, जो जमींदार होंगे या धन दौलत वाले, उस साइड में घर बनाएंगे, एकांत में रहता है। गांव और में जाइएगा तो देखिएगा उनका घर सबसे अलग होता है, क्योंकि वह अपना घर अलग बनाते थे जनसामान्य से। और उसको यहाँ पे भी लोग जो धनी मनी लोग थे, प्रशासनिक लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो अपना घर एक तरफ बनाते थे और जन सामान्य का लोगों का घर एक तरफ हुआ करता था। तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में बटा हुआ था। पश्चिमी टीला में खास लोग रहते थे जो वह प्रशासनिक इकाई से संबंधित हुआ करते थे, ठीक है, खास लोग। और ये जो है चारों ओर से किला बंद था, चारों ओर से दीवार से घिरा रहता था, दुश्मन अटैक नहीं कर सके, और किला बंद था, रहते थे आम लोग। ये थोड़ा चित्र इधर उधर हो गया है। निचला टीला आम लोगों का था और यह पूर्वी भाग हुआ करता था। और धौलावीरा में 3 भाग में बटा हुआ शहर था, 1 2 3, वही चीज यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो PDF में कन्वर्ट हुआ तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ ही गए हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब इसका नगर नियोजना के बारे में हम लोग नगर नियोजन के बारे में इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसका शहर विभिन्न भागों में विशेषताओं के कारण यह जाना जाता है। तो इसका जो शहर था मेन रूप से वो ग्रिड पद्धति पे था, ठीक है, यानी जो रास्ते थे आपस में समकोण में काटते थे। रास्ते क्या थे? समकोण में काटते थे। जैसे ये देखिए, ये है रास्ता, आपस में ये कट रहा था, यानी पहले रास्ता तब घर बनाते थे ये लोग। अभी क्या होता है, बड़े बड़े महानगर में देखिए जो फॉलो करता है, जैसे चंडीगढ़ में फॉलो होता है तो उसका अलग ही दिखने में, जैसे आप बेगूसराय में तो टाउनशिप जाके देखिए तो सबका रास्ता मिला हुआ होगा, घर का एक विशेष स्थिति में होगा और सबका घर का मॉडल लगभग सेम ही होगा, ठीक है। तो इस तरीका से योजनाबद्ध तरीके से ये लोग शहर बसाते थे। ये नहीं कि हम ले लिए यहाँ पे जमीन, अब ना इधर जाने देंगे ना इधर, बीच में घर बना के तैयार है, रास्ता उस्ता नहीं देंगे, अपना घर तक पहुंच गया बस, पीछे घर बनाओ, अपना जाओ, जहां से जाओ हेलीकॉप्टर लैंड करो, हमको इससे मतलब नहीं है। तो ये लोग समझदार थे, क्योंकि जब रास्ता होता है तो सबको फायदा होता है, ठीक है। जो आज भी इतनी समझदारी नहीं आई है, या आज भी जो है सरकार पहले रास्ता नहीं बनाती है। अगर सरकार चाहे कि ढंग से काम करना, तो कोई भी अगर शहर डेवलप करना है तो सबसे पहले आप कम से कम रास्ता बना दीजिए। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे जमीन तक रास्ता जाए, तो उसको स्ट्रक्चर दे दीजिए, उसके बाद उसको रास्ता छोड़ के ही वो खरीद बिक्री कीजिए, ठीक है। तो अभी भी जो समझदार लोग हैं वो खेत में भी घर बनाएंगे तो पहले रास्ता उस्ता बना लेंगे अच्छे से, नहीं तो मेन तो रास्ता ही होता है। तो ये लोग बहुत समझदार थे और ग्रिड पद्धति के आधार पे समकोण यहाँ पे रास्ता दिखेगा, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नगर अनेक खंडों में विभक्त था, सड़कें पक्की ईंट से नहीं बल्कि कच्चे ईंट का बनाया जाता था। क्योंकि पक्का ईंट क्यों नहीं, तो उस समय अभी की तरह तो कार तो दौड़ता नहीं होगा, नहीं कार नहीं दौड़ता होगा तो लोग या तो पैदल चलते होंगे खास करके, या घोड़ा या टायर गाड़ी बैलगाड़ी, ठीक है। तो अगर वहां पत्थर देते या मजबूत तो चलने में दिक्कत आती, तो इसलिए उन्होंने जो सड़कें बनाई थी वहां पक्के ईंट का प्रयोग नहीं किया था, कच्चे ईंट का प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद जो ये सड़कें जब बनाई जाती थी तो उसके साइड में नाला भी बनाया जाता था। अभी भी आप देखते होंगे नाला बनता है, लेकिन वह नाला कहाँ जाके खत्म हो जाता है कहना मुश्किल है। वर्षा हुआ, नाला से उपट उपट के पानी घर में घुस रहा है, उसका निकासी का सही प्रबंध ही नहीं है। यहाँ तक नाला नीचे है, आगे जाके जहाँ जाएगा वो ऊपर बना दिया इंजीनियर, अब उसमें पानी जाएगा ही नहीं। तो आज भी यह समस्या आप शहर में देखिएगा, 1-2 दिन बारिश हो जाए पटना ऐसा शहर डूबने लगता है, डूबता है रे। पप्पू यादव ऐसा आदमी नाव पे चढ़ के खुद जो है रुपया बढ़ते जो भी करते हैं अपना जो भी है। तो आज भी सीखना पड़ेगा हमको इतिहास से कि कैसे करना है काम, ठीक है। तो बीच बीच में सोख्ता भी बनाए गए थे, अभी भी सोख्ता उख्ता बनाता है सड़क के किनारे, नीचे में नहीं बनाता है हॉल। तो उसमें क्या था कि पक्के ईंट का प्रयोग किया जाता था नाला में अंदर में, और सोख्ता में चूना जिप्सम, सीमेंट तो था नहीं लेकिन चूना जिप्सम लगा करके उसको ठोस कर दिया जाता था। यानी ये लोग जो नाला बनाते थे
वो बहुत ही अच्छा, जगह जगह सोखता भी बनाते थे पानी सोखने के लिए, और ऊपर से ढक देते थे बढ़िया से, ठीक है, पत्थर से ढक दिया जाता था। तो कहने का अर्थ है कि इसकी नगर नियोजन उस समय में भी इतनी बेहतरीन थी, इसीलिए तो यह शहर जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आवास जो था, घर जो हुआ करता था, आवश्यकता की दृष्टि से जितना लोग का जरूरत है, अब किसी को एक कमरे का ही जरूरत है तो एक घर बनाएगा, जिसको बहुमंजिला जरूरत है जैसे आज भी है तो उसके हिसाब से उपयोगिता के दृष्टिकोण से शहर था। एक मंजिला, 2 मंजिले या बहुमंजिले घर मिले, पक्की ईंट का व्यापक प्रयोग किया गया था, ठीक है, पत्थर का प्रयोग नहीं करते थे। कई बार पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर का प्रयोग करते थे? नहीं करते थे, सिर्फ पक्के ईंट का प्रयोग करते थे। जो आज भी हम लोग घर बनाते, पत्थर घर बनाते हो कोई? नहीं बनाते, पहाड़ी एरिया के लोग बनाता हो, ठीक है। घर में रसोई, आंगन, स्नानागार, शौचालय की व्यवस्था थी। और अब जाके हमारे प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं हर घर शौचालय होना चाहिए। नहीं, अब जाकर के आपको ODF फ्री बनाना है तो आपको हर एक घर में शौचालय सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जबकि ये लोग उसी समय में हर एक घर में शौचालय था, हर एक घर में स्नानागार मिला, हर एक घर में आंगन मिला। लेकिन आज भी आप देखिएगा, कहने के लिए ODF फ्री है, लेकिन अभी भी लोग जो है आप देखिएगा तो अभी भी बहुत लोग के घर में शौचालय नहीं है भी तो आदत से लाचार है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नोट घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पे ना खुल करके गलियों में खुलते थे। उनको पता था कि बाहरी लोग नजर गड़ाएगा घर पे, इसीलिए मेन गेट कभी भी सड़क के ओर नहीं खोलते थे। गली था ना, जैसे मान के चलिए ये मेन सड़क है, ठीक है, तो और ये बगल में गली है तो इधर से पूरा पैक रहेगा। अगर ये 2 घर बना इस साइड से तो ये जो गली होगा इधर खुलेगा रास्ता। अगर मान के चलो ये है तो इधर खोलेंगे, लेकिन ये मेन सड़क होगा उधर नहीं खोलते थे, गली में उनका रास्ता खुलता था। और अभी क्या है, एकदम सामने खुलना चाहिए, नहीं रोड के तरफ खुलना चाहिए बड़ा सा, क्योंकि उनको अब बिजनेस भी करना है, व्यापार भी करना है, रूम रेंट मिलेगा। और गली में खोलेगा तो उसका मिलेगा ही नहीं। तो उपयोगिता के दृष्टिकोण से वो लोग सुरक्षा को ज्यादा महत्व देते थे। सुरक्षा, परिवार के लोग सुरक्षित रहे, बाहरी लोग देखे ना, परिवार के लोगों को सुरक्षित रहने के लिए। या बच्चा भी है, मेन तरफ खुलेगा तो दौड़ गया, उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है ना, तो वो सब समझदारी थी उनके पास, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो था वो किस पे था? तो मेन रूप से ये लोग डिपेंड करते थे कृषि। कृषि यहाँ का मुख्य पेशा था। कृषि क्या था? मुख्य पेशा था। सेकेंड पेशा पशुपालन था। कृषि में यहाँ पे 9 प्रकार के फसल देखे गए हैं, खास करके गेहूं, ज्वार, चावल, रागी, मटर, सरसों, दलहन, तरबूज, कपास, ठीक है। कपास इनका मेन था और कपास से रुई बना के ये लोग वस्त्र निर्माण करते थे और सूती वस्त्र का कारखाना भी था बहुत है। और यही सूती वस्त्र को ही ये अन्य देशों में जाकर के बेचते थे और उसी से ये मालेमाल हुए थे। अरे घर में फ्रिज या गोदरेज मिलेगा, इसका मतलब है कि इनकम भी है। नहीं, अगर घर में हर एक सुख सुविधा का AC मिल रहा है, एयर कंडीशनर मिल रहा है, तो सबके घर में है अभी AC? नहीं है ना, इसका मतलब उसके घर का इनकम है। तो इनकम तो कहीं ना कहीं उस अभी के तरह तो उस समय UPSC का एग्जाम नहीं होता था या कोई BPSC के द्वारा अधिकारी नहीं होता था जो कि इधर उधर करके अपना भ्रष्टाचार का पैसा जमा करे। तो मेन रूप से जो पैसा इन लोग को आ रहा था व्यापार से ही आ रहा था या खेती से आ रहा था। तो ये लोग कपास की खेती मेन रूप से करते थे और रुई बना करके उसका वस्त्र निर्माण करके बेचते थे। 1 केजी रुई में कम से कम 10 गो टी शर्ट बना दिया और 10 टी शर्ट 500 रुपये बेचा, 5000 रुपया आया। और 1 केजी गेहूं तुम बेचो, क्या रुपया मिलेगा? 30 रुपये। एक जहां उपजा करके 5000 कमा रहा है, खेती है ना, दोनों गेहूं भी उपजाते हैं, खेती है, कपास भी उपजाते हैं, खेती है। और कोई 1 किलो रुई बेच दिया तो जो रुई बेचेगा वह अमीर होगा कि गेहूं बेचने वाला होगा? तो अमीर बनना है तो कुछ नया तकनीक का खेती करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे प्राचीन समय से देखने को मिला है। कपास मुख्य, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कपास मुख्य वाणिज्यिक फसल था। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल कौन सा था? कपास था। हल का प्रयोग, लकड़ी के हल का प्रयोग होता था, क्योंकि लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। लोहे की के बारे में इनको जानकारी नहीं। यह प्रश्न BPSC में पूछा इस बार
कि मनुष्य ने लोहे का प्रयोग कब शुरू किया। तो लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास शुरुआत होता, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 1750 में ये खत्म हो, अभी 1000 क्या, अभी बहुत आगे आएगा 1000। तब जाके वैदिक सभ्यता में जाकर के उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहा के बारे में जानकारी लगा कि कोई लोहा भी है जो बहुत ठोस धातु होता है जिसका हथियार बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कलयुग बोलते हैं, कलयुग, कल मतलब ही होता है लोहा, लोहा युग है। हर एक चीज देखो, गेट भी लोहा का, मोटरसाइकिल भी लोहा का, हर एक चीज, ट्रेन भी लोहा का। तो कलयुग तो वास्तव में है ही, कल मतलब ही होता है लोहा। चलिए, डंडे द्वारा खुदाई करके, अब उस समय तो खुरपी था नहीं, चूंकि लोहा ही नहीं था, तो डंडा जो होता है ना उसी में लोली निकाल के अपना ऐसे ऐसे करके करते थे। और फिर पानी जो है सिंचाई छिड़क के हाथ से घड़ा में भर के लाए, अपना छिड़क दिए। अभी भी गांव के लोग करते हैं वैसा। जिसको सब्जी उपजाना है 1 कट्ठा में, तो थोड़े बोडी लगाता है, तो ऐसा ही करता है, बाल्टी से अपना पटा दिया सुबह सुबह उठ के। कितना लोग पटा के आया होगा। सिंचाई मुख्यतः प्राकृतिक स्रोत वर्षा और नदी पे डिपेंड था, 2 ही साधन सिंचाई का। बोर्डिंग तो था नहीं कि लाइन दिए निकल गया। या तो वर्षा का इंतजार कीजिए, और वर्षा का इंतजार में ही तो देवी देवता को खुश करने के लिए वेद बनने लगेगा आगे चलकर। इंद्र देवता प्रसन्न नहीं है, इसीलिए वर्षा नहीं होता है। मेढक का शादी करवाओ, मेढक मेढकी का शादी करवाओ, दोनों शादी होगा तब जाके वर्षा होगा। अभी भी बहुत सारे राज्य में जहाँ पे नहीं होता है, तो आज भी वह जो है प्रथा है, करते हैं लोग। नदी से ला के, तो सिंचाई समझ ही गए आप लोग। देखिए, इसको एंजॉय कीजिए, इतिहास को, और समझिए क्या क्या हो रहा था, आपको पता चलेगा। बिल्कुल सही है, कोई चीज दिक्कत इसमें नहीं। और यही अंदाजा लगा के भी आप बहुत सारे प्रश्न को सही कर लीजिएगा इतिहास में। आपको सिर्फ पता चल जाएगा कि लोहा नहीं था इस ईस्वी में, तो लोहे का खोज उस समय तक तो नहीं हुआ। अब अंदाज लगा के भी आप सही कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बोलेगा 9000, कोई बोलेगा 8000, कोई बोलेगा 500, भोगते रहिए। जब हम बोल रहे सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है, तो यानी ये तो पता चल गया कि 2500 से या 3000 से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक के लोगों के बारे में जानकारी तो नहीं थी लोहे का, उसके बाद ही हुआ है। उसके बाद का ऑप्शन देखेंगे, अगर कोई मिलेगा तुम्हारे, नहीं तो वो गलत होगा। इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, और इसी में आपको बीपीएससी फंसाने लगा। चलिए अब आ जाइए कृत्रिम शीतघड़ी नहर निर्माण, ठीक है। अच्छा, कृत्रिम रूप से यहाँ पे सूतघड़ी होना चाहिए, सूतघड़ी, ठीक है। ये अफगानिस्तान में जगह है सूतघड़ी, वहां पे नहर का निर्माण किया गया था, यानी नदियों से नाला निकाल करके नहर बनाया गया था, तो सूतघड़ी होना चाहिए था। धौलावीरा में जलकुंड मिला है। ये अभी आपको हम शुरुआत में ही बताए थे कि धौलावीरा एक तो 3 भागों में बटा हुआ था। दूसरा, जल के लिए जाना जाता, जलकुंड हो जाए, चाहे नहर हो जाए, तालाब हो जाए, इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? धौलावीरा मिला है। पशुपालन दूसरा इनका पेशा था, खास करके बैल, बकरी, भेड़, ऊंट आदि। इनको दूध के बारे में जानकारी नहीं था, गाय से दूध निकाला जाएगा। आगे चल के वैदिक सभ्यता के लोगों को पता चला, और वो लोग पशुपालन कर रहे थे, खास करके दूध उत्पादन के लिए। ये लोग बैल को पाल रहे थे, ठीक है, खेती करने के लिए। बकरी पाल रहे थे, ठीक है, भेड़ पाल रहे थे, ऊंट पाल रहे थे, ठीक है। घोड़े का ज्ञान इनको नहीं था। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? नहीं था। लोहे का भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। शिल्प उद्योग में भी सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसे का उपयोग करके व्यवसाय था, लेकिन लोहा का जानकारी नहीं था, इसीलिए इनको लोहे का ज्ञान ही नहीं था। लोहे के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसके नीचे तो कुछ है नहीं, चलिए नेक्स्ट। देखिए, ये सारा पेज अभी आपको हम ग्रुप में भेज देंगे, तो आप लोग वहां से लेके अपना पढ़ लीजिए। मन का उद्योग जान ही रहे, मन का समझ रहे हो ना, बड़ा बड़ा मोती का माला अभी भी बहुत लोग धारण करते हैं, मन का, ठीक है। देखिए, मन का उद्योग सोना, चांदी, सेल खरी, मुहर भी बनता था सेल खरी का। और अभी आप लोग देखते होंगे कि मूर्तियां सब मजबूत मिट्टी का रहता है ना, वो सेल खरी का ही बना होता है, ठीक है। लगेगा एक मिट्टी ही होता है, जैसे आप पीते हैं ना, चाय पीते हैं, चीनी मिट्टी वाला जो होता है,
उसी प्रकार से एक सेल खड़ी भी है, ठीक है। फिर कीमती पत्थरों के बने होते थे, मनके जो होते हैं वो इन्हीं सब चीज के बने होते थे, कीमती पत्थर के भी बनाए जाते थे। मोहर में मोहर सेल खड़ी का बना होता था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर क्या चीज का बना हुआ होता था? सेल खड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। आकार वर्गाकार आयताकार, वर्गाकार भी मोहर होता था, आयताकार भी होता था, और गोलाकार भी होता था, और बेलनाकार भी होता था, ठीक है। तो अभी भी आप देखिएगा आयताकार गोलाकार तो मिल ही जाएगा, बेलनाकार नहीं मिलता है। अन्य उद्योग में मृदभांड काले एवं लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ईंट जो था, अगर आप ईंट को देखिएगा तो उसका एक प्रॉपर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था। जैसे ये मान लीजिए ये ईंट हो गया, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई थी 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1, इसी रेशियो में होता था, 4:2। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, किस अनुपात में होते थे? 4:2:1, 4 लंबाई 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई, ठीक है। पत्थर का उपयोग, ठीक है, करते थे, लेकिन घर बनाने में नहीं करते। चटाई बुनाई इत्यादि, चटाई उटाई बना करके अपना व्यापार में, आंतरिक व्यापार हड़प्पाई स्थलों के बीच में, जो सब शहर था उसके बीच में आंतरिक अपने देश में करते थे। बाहरी रूप से व्यापार जो होता था मेसोपोटामिया से होता था। इराक का क्षेत्र, इराक ईरान जो मध्य एशियाई देश है, वहीं पे मेसोपोटामिया है, दजला फरात नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे, जल मध्य उसका अर्थ होता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे। नदी घाटी सभ्यता, 4 नदी घाटी सभ्यता है। नील नदी घाटी सभ्यता मिस्र की देन है, मिस्र जो है। फिर आपका मेसोपोटामिया है, दजला फरात इराक में। तो ये मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इनका व्यापार होता था मेन रूप से, ठीक है। उसके बाद आयात एवं निर्यात में क्या होता था? आयात क्या क्या चीज का करते थे मेन रूप से? तो देखिए यहाँ पे मेन रूप से आपका आयात होता था, वो क्या था? बिटुमिनस मतलब समझ रहे हैं, बिटुमिनस मतलब कोयला, बिटुमिनस ईरान से आता था। चांदी ईरान और अफगान, ये आयात होते थे, खरीदा जाता था भारत में, क्योंकि उस समय झारखंड का झरिया खोजा नहीं गया था। सोना ईरान और कोलार की खान से आता था, ठीक है, कोलार है आपका कर्नाटक में। तांबा खेतरी राजस्थान से आता था। तो ये लोग यहाँ से आयात करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। निर्यात कहाँ कहाँ करते थे? हाथी दांत से बनी वस्तुएं भेजते थे दूसरे जगह, मेसोपोटामिया या अन्य देशों में। कीमती पत्थर, उसके बाद पशु पक्षी, तोता होता पिंजरा में बंद करके। काली लकड़ी, क्योंकि यहाँ पे वन प्रधान था, जंगल बहुत ज्यादा था, तो लकड़ी भी विदेशों में बेचते थे। सूती वस्त्र बेचते थे, तांबे की बनी वस्तुएं बेचते थे, अनाज भी भेजते थे। आज भी भेजता है आपका देश। इराक ईरान में अनाज थोड़ी उपजता है, तो वो लोग तो इम्पोर्ट पे ही आधारित हैं। यहीं से भारत से जाएगा, अभी रूस से जाएगा, यूक्रेन से जाएगा। अभी महंगा चल रहा है क्योंकि युद्ध में फंसा हुआ है। मेन गेहूं का जो है आयात वहीं से करते थे वो लोग। तो अभी सब जगह महंगा हो गया। महंगाई पूरे यूरोप में भी है, भारत में भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा यूरोप भी परेशान है महंगाई से, ठीक है। उसके बाद यातायात के साधन क्या क्या थे? तो यातायात के साधन के रूप में स्थल मार्ग में बैलगाड़ी और जल मार्ग में नाव, ठीक है। महत्वपूर्ण बंदरगाह, ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण बंदरगाह देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, तो इनका जो है बंदरगाह कौन कौन सा था, ठीक है। तो कई बार पूछ सकता है कि सबसे पूरब में कौन सा बंदरगाह था, सबसे दक्षिण में कौन सा था। तो जैसे ये भारत का नक्शा बना देते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि कैसे ये सब प्रश्न डीपली जब पूछेगा तो पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कलर जैसे मान के चलिए, क्योंकि यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता था, तो ये इधर से शुरू कीजिए, जितना पॉइंट बनाइए इधर बढ़ते जाइए, ठीक है। ये सब बंदरगाह ही था। और इधर आपका कौन सा महासागर है? अरब महासागर।
कौन सा महासागर है? अरब। इधर कौन सा है? तो इधर से देखिए, ऊपर पे यहाँ पे सुत कांगेडोर होगा, सुत काको होगा, बालाकोट होगा, अल्लाडीनो होगा, नागेश्वर। इस प्रकार से प्रभास पाटन आपको इंडिया में आ जाएगा, दक्षिण भारत में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका लोथल आपका गुजरात में है, भगतराव महाराष्ट्र में है। तो ये आपका जो था ऊपर से आप कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर बंदरगाह जो थे जहां से व्यापार होता था, बाह्य व्यापार, उसके बारे में लिखा गया, ठीक है। हड़प्पा की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगर कई बार पूछे कि हड़प्पा के लोग किस प्रकार लिखते थे, तो पिक्टोरियल लिपि है, भाव चित्रात्मक है, चित्र बना बना के, खास करके मछली का चित्र बहुत ज्यादा उन्होंने प्रयोग किया था इस तरीका का, ठीक है। तो ये सब आज तक पढ़ा नहीं गया है। भाव चित्रात्मक लिपि था। और लिखते कैसे थे? जैसे ये लाइन ऐसे लिखे, फिर आप इधर आएंगे, ठीक है, फिर अगला लाइन इधर से इधर लिखेंगे, फिर अगला लाइन ऐसे, मतलब खत्म नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखे फिर यहाँ शुरू करें, फिर यहाँ शुरू। लेकिन ये जो लिपि था कैसे था? इधर से पढ़ेंगे, इधर से, जैसे अभी आप उर्दू लिखेगा तो इधर शुरू कीजिए, ठीक है, फिर यहाँ शुरू कीजिए। लेकिन ये कैसे था? इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर। तो इसको बोला जाता है वेस्ट्रोफ्रेंडम। इस लिपि को क्या कहा जाता है? वेस्ट्रोफ्रेंडम, जो पद्धति था। मतलब पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस तरीका से पढ़ते। तो वही चित्र बना के हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। कुल 375 से 400 के करीब अक्षर मिले हैं। इतना अक्षर का ये लोग प्रयोग करते थे। उसके बाद माप तौर से परिचित थे। तौलने का तराजू था, बटखरों का प्रयोग पूरी सभ्यता में एक रूप में बांट मिला, मतलब बटखरा। जैसे अभी भी मिलेगा, 1 किलवा जो है सब एक के तरीका का मिलेगा सब जगह। सब्जी वाला देखोगे वो नहीं रखेगा बटखरा, नहीं, बहुत सारा है, पत्थर उत्थर रखेगा कुछ, उसमें नया नया करता है लोग, ठीक है। और बाट 16 के गुणज में होते थे। बाट किसके गुणज में होते थे? 16 के गुणज में होते थे, ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं। हड़प्पाई समाज, ठीक है। जो समाज था, एक सेकंड रुको, इसको पूरा क्लोज करते थे। ये वो क्लोज कर दीजिए, दो खुला हुआ है। तो उसको एक चीज कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, ये लोग का जो समाज था मेन रूप से 4 भागों में बटा हुआ था। वैदिक समाज भी 4 भागों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी समाज 4 भाग में था। लेकिन पहला भाग था योद्धा, दूसरा विद्वान, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमजीवी, जो दूसरे के यहाँ काम करते थे। स्वरूप मातृसत्तात्मक था। चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा निर्जातीय समूह की पता चली है कि किस किस प्रजाति के लोग रहते थे। देखो, मानव का भी कई प्रकार की प्रजाति है। प्रजाति के अंदर जाति है, जाति के अंदर उपजाति है। तो मेन प्रजाति जो था वो भूमध्यसागरीय सबसे ज्यादा, ठीक है। अल्पाइन भी था, प्रोटो भी था। जितने भी आप देखते होंगे जो ST SC या अनुसूचित जाति जनजाति में प्रोटो एस्ट्रोलाइट कहे जाते हैं। मंगोलाइड भी जो चीनी टाइप का आदमी दिखता होगा, खास करके अरुणाचल प्रदेश का, नेपाल का, वो मंगोलाइड है, ठीक है। तो अलग अलग शरीर का भी अपना अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो भूमध्यसागरीय लोग लंबे, तगड़े, गोरे, चिट्टे दिखेंगे। तो ये सब प्रोटो एस्ट्रोलाइट काले, कलूटे, नाटे दिखेंगे। और बिहार में कहिएगा तो मिक्सअप चल रहा है। बिहार की जो प्रजाति होगी खास करके, तो सब मिक्स है, ठीक है। आगे चल करके जाति प्रजाति, प्रजाति जाति में बटा, फिर जाति उपजाति में बटा, तो मिक्सअप हो गया, ठीक है। चलिए, अब मनोरंजन के साधन के रूप में हम लोग देखेंगे। अब तुम लोग सोच ही रहा होगा कि हम कौन प्रजाति के हैं, आप कौन प्रजाति के हैं। नहीं, तो सब अपना अपना रिसर्च कर लो किस प्रजाति को। चलिए, शतरंज खेलते थे। खेल में उनको शतरंज का ज्ञान था। सोच रहे हो ना, शतरंज अभी भी मैक्सिमम लोग को शतरंज आता है। पासे का खेल खेलते थे, पासे का खेल। महाभारत में शकुनी मामा जो खेलता था, छक्का गोटी वाला, नहीं, शिकार करते थे, मछली मारते थे,
सौंदर्य प्रसाधन और आभूषण में रुचि था, तभी तो लिपस्टिक पाउडर काजल मिला। लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। 3 प्रकार के मृतक संस्कार प्रणालियां था। एक कुंड समाधान, सबको क्या दफना दिया जाता था। दूसरा दाह संस्कार किया जाता था अग्नि में, जैसे अभी हिंदू समाज में होता है। एक होता आंशिक समाधान, कुछ जला करके जो शेष पार्ट बचा उसको जा करके दफना देते, दोनों को जला करके जो शेष बचा उसको क्या करते थे, दफना, उसको बोलते हैं आंशिक। संस्कृति जो था, धर्म जो था, मातृ देवी की उपासना था, यानी माता का पूजा किया जाता था, मातृशक्ति का। आगे चल करके शिव का भी उपासना होने लगा, क्योंकि जो मूर्तियां मिली उसमें पशुपतिनाथ देवता का चित्रण किया गया है। पशुपतिनाथ आगे चल के शिव बन जाते हैं, ठीक है। और लिंग और योनि की पूजा, यहीं से शिवलिंग की संकल्पना आती है। लिंग और योनि की पूजा करते थे ये लोग। सामूहिक स्नानागार था, वही जो विशाल स्नानागार कहाँ मिला, आपके मोहनजोदड़ो मिला, ठीक है। तो ये सब इनकी धार्मिक विशेषताएं थी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे बनाया गया है किस प्रकार का उनका स्नानागार था। तो देखिए, आप कहिएगा इसमें पानी कहाँ से लाते थे, तो बगल में कुआं होता था, कुआं से अपना भर भर के लाए, इसको भर दिए, और जब नहा सुना लिए पानी बाहर निकास कर दिए। और ये जो छोटा छोटा जो कमरा देख रहे हो, इसमें कपड़ा उपड़ा बदलते थे। और इधर दोनों तरफ उतरने के लिए क्या था, सीढ़ी बनाया गया। ये चित्र बस जस्ट लाइक आपको समझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब नोट्स आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। देखो, इन लोगों को जादू टोना टोटका में विश्वास था। भूत प्रेत से ये लोग मानते थे, भूत प्रेत को ये लोग मानते थे, ठीक है। योग में भी विश्वास करते थे, योग करते हुए मूर्तियां भी मिला। योग जो बाबा रामदेव करते हैं, पतंजलि वाले, वो इन लोग भी करते थे। भूत प्रेत जादू टोना टोटका में भी विश्वास था, ठीक है। पशु पूजा करते थे, एक श्रृंगी वाले जानवर, काल्पनिक पशु है, कोई एक सिंग वाला कोई जानवर था नहीं, लेकिन ये लोग एक सिंगी। आप देखिएगा मोहनजोदड़ो मूवी में भी दिखाया है, एक ऋतिक रोशन के सपने में आता रहेगा एक सिंग वाला जानवर, नहीं तो वही काल्पनिक पशु है। कुंवर वाला बैल वास्तविक रूप से पशु था जिसको ये लोग पूजते थे, बैल को पूजा जाता था। वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल, बरगद, नीम, आज भी होता है। स्वास्तिक चिन्ह जो ये जो देखते हो हिंदू धर्म में, शुभ जो लाभ जो लिखा रहता है, नहीं, स्वास्तिक चिन्ह ये सूर्य का वास्तव में सूचक है, ठीक है। तो ये चिन्ह हड़प्पा वासी ने ही सर्वप्रथम बनाया था। हाँ, ये सूर्य का सूचक है। अग्नि वेदिका का प्रयोग कालीबंगा में सर्वप्रथम किया गया। अग्नि वेदिक जो हवन कुंड है उसका प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले यही लोग किए थे। चलिए अब आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी ये लोग की रुचि थी, और उसमें भी आप देखिएगा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में अंक गणित की जानकारी थी, ज्यामितीय की जानकारी थी, दशमलव का ज्ञान था इन लोगों को थोड़ा बहुत। उसके बाद खगोल विज्ञान में धातु, रसायन, चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। राजनीतिक संगठन के रूप में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। राजा किस प्रकार से या कबीलाई समूह था या क्या था, इसके बारे में अभी तक जानकारी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई है। स्पष्ट जानकारी का अभाव है। विद्वानों का मानना है अलग अलग। हंटर एक विद्वान है, वो कहते हैं ये जनतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतंत्र था। व्हीलर हैं, वो बोलते मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक एवं धर्म की महत्ता को स्वीकारा है। स्टुअर्ट पिगट बोला पुरोहितों का शासन, जो पंडित लोग थे, पुरोहित थे, उनका शासन होता था। मैके बोलते हैं प्रतिनिधि का शासन। तो अलग अलग यहाँ पे इतिहासकार अलग अलग बातों को यहाँ पे रखते हैं, तो कोई एक बात को यहाँ पे नहीं मानना, ठीक है। लेकिन सबसे लोकप्रिय विचार जो दिया गया है रोमिला थापर के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे व्यापारियों का शासन था, जो व्यापार करते थे ना, चूंकि जिसके पास धन रहता है ना वही शासन करता है, ठीक है। तो व्यापारियों का शासन बताया गया सबसे लोकप्रिय, और यह बात रोमिला थापर ने बताया था। उत्पत्ति का सिद्धांत, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर के भी मत विभेद है कि कई लोग इतिहासकार बताते ये विदेशी सभ्यता, विदेश से लोग आकर के यहाँ नए जगह पे अपना बसे और सभ्यता का विकास किया, जबकि कई भारतीय इतिहासकार बोलते हैं यहीं से धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता ही आगे चल करके शहरी सभ्यता में कन्वर्ट हो गई। जैसे यही तेगड़ा पहले गांव होता था, फिर नगर पंचायत बना, नगर परिषद बन गया, कुछ दिन बाद क्या बन जाएगा, नगर निगम बन जाएगा, आगे चल के महानगर बन सकता है। क्योंकि जनसंख्या जो जो बढ़ेगी तो उसका रूप बदलता है। तो भारतीय इतिहासकार मानते हैं। तो यहाँ पे दो सिद्धांत है, विदेशी और स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे कि कौन सा इतिहासकार क्या बताते हैं, ठीक है।
कौन सा इतिहासकार इसको क्या रखे हैं, अपना अपना मंतव्य दिए हैं, ठीक है। तो जो विदेशी इतिहासकार है उसका देखिए, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन कौन से हैं और उन्होंने क्या क्या कहा है। विदेशी उत्पत्ति मुख्य प्रतिपादक का नाम है मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, केमर, डीडी कौशाम्बी। उन्होंने बोला कि अब मेसोपोटामिया के सभ्यता का ही विसरण है, यानी जो मध्य एशिया के लोग थे, इराक ईरान के लोग, वही आकर के इस सभ्यता का विकास किया, ठीक है। स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या, मुख्य प्रतिपादक रोमिला थापर, एक इतिहासकार है, आलचिन दंपति, अमलानंद घोष। वो बोलते हैं कि यहीं की संस्कृति धीरे धीरे विकसित होकर के इतनी चरम अवस्था में पहुंच चुकी थी। एक समय होता है कि सभी सभ्यता का समापन होता है। इतिहास यही बात सिखाता है, आप कितना भी तरक्की क्यों नहीं कर लीजिए, फिर आपका सारा सभ्यता खत्म हो जाए। अभी मोबाइल टीवी जो भी आविष्कार करना है कर लो, फिर यह खत्म हो जाए, फिर शुरुआत होगा, फिर वही लकड़ी और वही जो है काठ, वही पत्थर, ठीक है। राजस्थान की सोती एवं कालीबंगा संस्कृति का विकास हुआ। बलूचिस्तान की कुल्ली एवं नाल संस्कृति धीरे धीरे अपनी व्यवस्थित या विकसित अवस्था में पहुंची। सिंध की आमरी एवं कोट दीजी संस्कृति ही अपनी चरम अवस्था में पहुंची धीरे धीरे, ठीक है। तो आदि ग्रामीण संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ। अन्य सिद्धांत जो है यह है आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत, मुख्य प्रतिपादक जो हैं। अब देखिए इसमें अन्य में भी है, कई इतिहासकार बोलते हैं कि ये लोग आर्य लोग ही थे, लेकिन इसका आगे चल करके कटाक्ष होगा, क्योंकि आज वैदिक सभ्यता में आए और आर्य लोग जो था पशुपालन करते थे और आज लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते थे, जबकि ये लोग पक्के ईंट के मकान में रहते थे। ये लोग जो है कृषि करते थे, जबकि आज लोग पशुपालन करते थे। तो ये सब भी मान्यताएं अलग अलग इतिहासकार रखते हैं, लेकिन ये सब कोई सही इसको अभी तक स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि यह आद ऐतिहासिक काल है, लिखा गया लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है। इसीलिए सब अपना अपना कल्पना रखें। तो यहाँ से आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट के तहत हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। जैसे कई लोग बोले कि दक्षिण भारत में जैसे द्रविड़ है, वहीं के संस्कृति से ये लोग आए, द्रविड़ों से ही इनकी उत्पत्ति हुई। प्रतिपादक रघुनाथ दास मांझी बोलते हैं देवी देवताओं में चूंकि कुछ समानताएं थी, इसीलिए उन्होंने बोला कि द्रविड़ संस्कृति से के ही लोग थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्ट क्लियरिटी नहीं है, ये लोग कौन थे, कहां से आए, क्या यहीं के ग्रामीण सभ्यता विकसित अवस्था में पहुंची या फिर किसी और देश से आके बसे, ये क्लियरिटी अभी तक क्लियरिफाई नहीं हुआ है। इतिहास में ये सब जो है आगे चल के कभी क्लियर होगा तब और भी पढ़ा जाएगा। अब पतन हो गया, यह सभ्यता मात्र चली कब से कब तक, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, और ये समाप्त हो गई। समाप्त का भी एक कारण नहीं है, लेकिन मोहनजोदड़ो मूवी में दिखाया गया बाढ़, सिंधु नदी में बाढ़। तो मेन कारण में आप सिंधु नदी का बाढ़ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण नहीं है, बहुत सारे कारण, ठीक है, बहुत सारे कारण जो कि अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग बोलते हैं। कुछ बोलते हैं बाढ़ आया उससे पतन हो गया, मार्शल मैक ऐसा रहा। कुछ बोलते हैं नदी जो था आसपास सूख गया जिस कारण से ये लोग खत्म हो गए, डीपी अग्रवाल के सोच। नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया, तात्विक हलचल यानी भूकंप आ गया, मलेरिया महामारी आ गई, क्योंकि जब हड्डी निकाला गया, जब उस पर रिसर्च हुआ तो सब बीमार पाए गए, उसकी हड्डी में प्रोटोजोआ से संबंधित कोई बीमारी था, उस कारण से भी लोग सब मर गए। जैसे अभी कोरोना आया, अगर वास्तविक रूप से आ जाता तो कोई जिंदा नहीं बचता, ठीक है। तो हो सकता है इतिहास अपने आप को दोहराता है, बार बार दोहराएगा, तो हो सकता है आने वाली समस्या कुछ भी हो सकता है, और एक सीमा तक ही कोई सभ्यता का विकास होता है, उसके बाद वह सभ्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, यानी वो लोग ही खत्म हो जाएंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, एक द्वापर युग था, एक त्रेता युग था, युग का अंत होना, ठीक है, मतलब वह काल समाप्त हो जाना। जितने अभी हम लोग भौतिक सुख सुविधा प्राप्त कर लिए, हो सकता है ये एकाएक रातों रात भी खत्म हो सकता है। पृथ्वी तो है, गति कहीं इधर उधर हो गया, सब लोग एस्केप कर जाओगे यूनिवर्स में, नहीं हो सकता, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब देखो जो तुर्की में भूकंप आया, कोई जान रहा होगा एक दिन पहले कि भूकंप आएगा, और कितना लोग मर गया, उसको पता था कि हम मर जाएंगे। अभी क्या हम पढ़ा रहे, हो सकता कल यहीं आ जाए, कोई जान रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, यह धरातल पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप समझ रहे बात को, इतिहास हमें सिखाता है कि जो आप बनने चले, कितने बने और कितने गए, ज्यादा जो है घमंड रखने का, या कहते हैं ना कि हम हो गए बड़का अधिकारी और हम बन गए ये
तो वो सब पावर अपने पास ही रखिए, ऊपर वाले के सामने आप भी गिड़गिड़ाइएगा। कहा जाता था, पेपर में भी दिया, कल जो मकान मालिक था आज वो भी जो है उसी के साथ था जो उसके यहाँ किराए पे रह रहा, नहीं रूम कह रहा था, वही पेपर में देखे थे, लिखा हुआ था कि तुर्की में भूकंप आया, एक दिन पहले ही उसका मकान मालिक उसको घर से निकाल दिया, किराया नहीं दिया, निकाल दिया, और दूसरे दिन दोनों साथ में शिविर में था। अब दोनों में अंतर क्या है? नहीं, उसका मकान मालिक और वो दोनों जो भी रहता था उसके ये किराए पे, वो दोनों शिविर में पड़ा हुआ था। यानी एक दिन पहले वह मकान मालिक था और वह रूम रेंटर था, दूसरे दिन दोनों बराबर हो गए। तो कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, इसीलिए कभी कुछ भी हो सकता है, तो ज्यादा घमंड भी नहीं करो। इतिहास आपको सिखाता है शांति से कमाओ, खाओ, पियो, मौज करो, उतना ही काफी है। ज्यादा जो है घमंड रखोगे तो बड़े बड़े लोगों का भी घमंड तोड़ने के लिए ऊपर वाला तैयार है। उसके सामने अभी भूकंप आ जाए ना, सबसे ज्यादा अधिकारी जो बगल वाला इधर आ जाएगा, जिधर तुम भागो उधरे भागेगा वो, तभी वो अंतर थोड़े समझेगा कि ये अधिकारी है और जो है ये आम जनता है, तभी तो वो भी जान बचाएगा, तुम भी बचाओगे। नहीं तो मलेरिया जैसे कोरोना का समय देखा, सबको जान प्यारा था ना, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे थोड़ा बहुत गरीब लोग तो निडर था, अरे हमको क्या है, हम मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। अमीर लोग को ज्यादा टेंशन था, ठीक है, वो ज्यादा सुख सुविधा चाह रहा था, जबकि गरीब से जब है कोरोना कुछ नहीं है, झूठ हो गया, ये सब जो हल्ला है। अमीर लोग जो है, पढ़ा लिखा लोग सबसे ज्यादा डरा सहमा था, क्योंकि भर दिन तो टीवी पे वही देख रहा था ना। गरीब लोग टीवी ना खोलता, ना देखता, ना सुनता, वो मौज में था, अपना खेत में काम कर रहा है, उससे पता है कुछ नहीं है, झूठ फूस का कुछ रहता तभी तक आ गया होता। चलो तो वही बात है, तो कुछ नहीं हो सकता है, मलेरिया के कारण भी मरे होंगे। आज आप मार्टिमर व्हीलर बोला कि आज जो आए वैदिक सभ्यता के लोग, वो लोग इसको मारपीट के भगा दिए। प्रशासनिक गिरावट आ गई होगी, जो केंद्रीय सत्ता होगा वो कमजोर हो गया होगा। जैसे अभी मान लो कोई दिल्ली में बम गिरा दे, ठीक है, तो पूरा सत्ता ही पूरा राज्य अलग अलग हो जाए, अराजकता आ जाएगी, धीरे धीरे क्या होगा, शासन खत्म हो जाएगा। तो मेन सेंट्रल पावर खत्म, वहीं से कंट्रोल हो रहा है, वही खत्म, बात खत्म, ठीक है। तो ये भी हुआ होगा, व्यापार में गिरावट आ गई होगी, व्यापार नहीं चल रहा होगा, धीरे धीरे ये लोग जो है, जैसे बीमारी आया तो कैसे मुंबई से लोग भागे गांव की तरफ, ट्रेन मिला तो मिला, नहीं मिला तो पैदलों चल दी, कितना लोग तो साइकिलें से आ गए। नहीं तो मौत का डर जो होता है, आपने कोरोना के समय में देखा, तो यही सोच लीजिए कि उस समय भी कुछ भी घटना घटित हुआ होगा। तो कई इतिहासकार अपना अपना मंतव्य दिए हैं, कौन सटीक है कौन नहीं है, यह जो है रिसर्च का विषय है, आगे यह चलता रहेगा रिसर्च। जलवायु परिवर्तन, कई इतिहासकार बोलते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया। उस समय कौन कल कारखाना था जो हेलीकॉप्टर और जो है ट्रेन और जो है डीजल पेट्रोल से जो प्रदूषण हुआ, जलवायु परिवर्तन हो गया। तो ये भी, लेकिन बहुत इतिहासकार बोलते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है। उसके बाद फेयर सर्विस गुरुदीप सिंह यह बात बोलते हैं कि यह जलवायु परिवर्तन हुआ था, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया, पेड़ पौधा का जो अवशेष मिला उस पर देखा तो उसमें जल की मात्रा कम दिखाई दी, यानी सुखाड़, वहां पे सुखाड़ पड़ा हुआ था। यानी उनको लगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ कि लोग सब, खेती खत्म हो गया, खेती से, चूंकि सभी लोग तो खेती पे डिपेंडेंट थे, धीरे धीरे लोग को भोजन नहीं मिला और लोग मर गए या कहीं जाके दूसरी जगह बस गए, किसी और क्षेत्र में जाके। तो जो भी हो, कई कारण है, कोई एक कारण नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से समझ लिया। जो ऑब्जेक्टिव होगा हम लिंक आपको दे देंगे, और आप लोग का काम है कि लिंक को खोल करके अच्छे से बना लीजिएगा। किसी दिन ऑब्जेक्टिव जो भी समस्या होगा उसका हम सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का लगभग 100 क्वेश्चन आपको हम देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के ही होंगे, 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, जो लिंक हम आपको कल तक दे देंगे, उसको आप लोग अपने से बनाइएगा। उसके साथ साथ आपका रिजल्ट भी दिख जाएगा, सॉल्यूशन भी दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सुन लिए काफी है, बस लिंक का इंतजार कीजिए, आज से कल तक आपको लिंक जाएगा, वो आपको सेट बनाना है, और साथ साथ आपको क्या करना है, उसका अगर जो गलती बना उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, बस इतना कीजिएगा, आपका यह चैप्टर खत्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।